हमारा मेन कैरेक्टर मैथियस जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रीइंकार्नेशन रिचुअल परफॉर्म करके कई हजार साल बाद रिबॉर्न होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में आपके हाथ पर एक निशान होता है जिसे क्रेस्ट बोलते हैं और उसी से आपकी ताकत तय होती है। अब हमारा मैथियस जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रिबॉर्न हुआ था, उसे उस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर क्रेस्ट मिलता है। तो अब वो क्या करेगा? तो कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा बड़े ड्रैगन के सामने खड़ा हुआ था और यहाँ ये ड्रैगन इस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी उसके हमले से बचते हुए हवा में उछलकर उस ड्रैगन पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से उस ड्रैगन का नामो निशान भी मिट चुका था। और इसके बाद ये आदमी बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरा क्रेस्ट अब और ग्रो नहीं कर सकता। अब इसके बाद ये बंदा क्रेस्ट के बारे में बताता है। मेरा क्रेस्ट जो द फर्स्ट क्रेस्ट है वो क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है। दूसरा क्रेस्ट पावर में स्पेशलाइज है। तीसरा रैपिड फायरिंग में। और अगर मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे फोर्थ क्रेस्ट को एक्वायर करना होगा जो कॉम्बैट के लिए बेस्ट है। लेकिन आपका क्रेस्ट आपको पैदा होते ही मिल जाता है और उसके बाद उसे नहीं बदला जा सकता। और इसके बाद ये पर्सन यहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाता है और इस फॉर्मेशन के कंप्लीट होने पर वो पर्सन वहां से गायब हो जाता है। अब तभी यहाँ सीन बदलता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पास फोर्थ क्रेस्ट होता है और यहाँ पर ये लड़का कैपिटल की ओर जा रहा है ताकि वो एक एग्जाम दे पाए और इसकी उम्र सिर्फ 12 साल है और टेस्ट देकर ही ये लड़का अकेडमी में एंटर हो पाएगा। और तभी ये इस बग्गी चलाने वाले आदमी को बताता है कि हमारी ओर एक मॉन्स्टर आ रहा है और वो बहुत बड़ा है। इस आदमी को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल में उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि उस लड़के ने उस बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया है और इस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद हमारा ये मेन कैरेक्टर आ जाता है कैपिटल में और दोस्तों ये काफी ज्यादा बड़ी जगह होती है और एक जगह से गुजरते हुए हमारे हीरो को किसी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो उस दुकान में जाता है जहां एक लड़की दुकानदार से कह रही थी कि मुझे एक मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते वक्त मेरी दोस्त ने अपनी तलवार तोड़ ली, इसीलिए प्लीज आप उसके लिए ऐसी ही एक तलवार बना सकते हैं। जिस पर ये आदमी बोलता है कि एक मैजिक स्वॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं होता और वहां पर हमारा जो हीरो होता है वो इस दुकान में रखे वेपन्स देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ये लड़की उस दुकानदार से बोलती है कि प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप उसके लिए तलवार बना दीजिए क्योंकि एग्जाम कल ही है। जिस पर ये आदमी बोलता है कि माफ करना, मैं इतनी जल्दी एक मैजिक स्वॉर्ड नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक रेडीमेड स्वॉर्ड ले सकती हो। जिस पर ये लड़की बोलती है कि आप मुझे एक ऐसी तलवार दिखाइए जिसे एक लड़की आराम से चला सके, वो ज्यादा भारी नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर दुकानदार बोलता है कि ऐसी स्वॉर्ड के लिए तुम्हें उसे एनहेंस करना होगा जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सो तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं उसे एनहेंस करूंगा। सो वो आदमी बोलता है कि देखो बच्चे, तुम ये नहीं कर पाओगे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि भले से ही मेरा फोर्थ क्रेस्ट एनहेंसमेंट के लिए वेल सूटेड ना हो, लेकिन मैं एक तलवार को तो हैंडल कर ही लूंगा। उसका क्रेस्ट देखकर ये दुकानदार बोलता है कि अरे ये तो असफलता का क्रेस्ट है, तुम्हारे लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन है। सो तभी ये लड़की बोलती है कि प्लीज आप एक तलवार बनाइए और उसमें इस मैजिक स्टोन को लगा दीजिएगा, मैं इस लड़के पर भरोसा करने को तैयार हूँ। वो दुकानदार उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि देखो अगर ये फेल हो गया तो तुम्हारा मैजिक स्टोन बर्बाद चला जाएगा। जिस पर ये लड़की बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये वो कर लेगा। अब ये लड़की बोलती है कि बच्चे चलो एन्चेंटमेंट करते हैं। अब इसके बाद एक कमरे में ये लड़की अपना नाम बताती है, एल्मा लेपूसियस, और वो घर से भागी हुई है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे थे। अब हमारा हीरो अपना नाम बताता है, मैथियस हिल्डेस हैमर, तुम मुझे मैटी बुला सकती हो। और अगले ही पल में ये लड़की मैटी का हाथ पकड़कर उससे बोलती है कि वो तलवार मेरी दोस्त की थी, हम दोनों ने एक साथ घर छोड़ा था। और अगले ही पल में उसकी दोस्त वहीं पर आ जाती है, जिसे देखकर हमारा हीरो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कल का एग्जाम दे पाऊंगी क्योंकि मेरी तलवार। सो तभी एल्मा बोलती है कि ये मैटी है, इसने कहा है कि ये हमारे लिए एक तलवार एन्चेंट करेगा। और अब मैटी बड़ा ही नर्वस होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये एल्मा के साथ साथ उसे भी खुद काफी अजीब लगता है कि कहीं मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि मैटी ने आज से पहले कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। और तभी ये लड़की भी काफी ज्यादा नर्वस होते हुए बताती है कि मेरा नाम ल्यूरी एबेंड्रॉथ है और मैं अभी तक बिल्कुल सिंगल हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ल्यूरी बुला सकते हो।
भाई ये तो कुछ किसी को समझ में नहीं आया। अब कुछ और बातचीत होने से पहले दुकानदार उन्हें बुला लेता है क्योंकि तलवार रेडी हो चुकी है और अब मैटी को एन्चेंटमेंट करनी है और ऐसा करने के लिए वो एल्मा से मैजी स्टोन मांगता है। अब इसके बाद मैटी उस तलवार में मैजिक स्टोन लगाते हुए हमें बताता है कि किसी मैजिक शॉट को बनाने के लिए आपको उसमें इनहेंस फोर्टिट्यूड एंड संडर स्टील को ऐड करना होता है। और अब मैटी एक फॉर्मेशन के साथ ये एन्चेंटमेंट कंप्लीट कर देता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इसने इतने जल्दी कैसे कर लिया। और वहाँ तलवार लेकर ल्यूरी बोलती है कि पहले मैं इसे ट्राई करूंगी ये देखने के लिए कि ये सच में एन्चेंट हुई है या नहीं। लेकिन तभी गलती से वहाँ पर रखी हुई टेबल उसके हाथ से कट जाती है और ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये तलवार इतनी जल्दी एन्चेंट हो चुकी है। और यहाँ मैटी बताता है कि ये बस स्टैंडर्ड एन्चेंटमेंट है। और यहाँ पर ये दुकानदार बोलता है कि एक स्वॉर्ड को इतनी जल्दी एन्चेंट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसी वजह से अब मुझे समझ में आ गया है। और आगे जो दुकानदार बोलने वाला है वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो बोलता है कि बच्चे तुम जरूर से एक एन्चेंटर बनना चाहते हो, है ना? मैटी साफ साफ मना कर देता है। और अब हमें एग्जाम का दिन दिखाया जाता है और यहाँ पर तलवारबाजी एंड कास्टिंग का टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो मैटी होता है वो अपनी तलवार को ही देख रहा था, लेकिन तभी उसके पास ल्यूरी आकर पूछती है कि तुम भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए हो? मैटी बोलता है हाँ। लेकिन तभी वहाँ पर एल्मा आती है जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि अपने टेस्ट में वो पोर्शन सही से नहीं बना पाई थी। लेकिन वहाँ ल्यूरी एल्मा और मैटी से बोलती है कि हम सभी एक साथ टेस्ट पास करेंगे। अब इसके बाद हम ल्यूरी को देखते हैं जो एक लड़के के साथ ड्यूल कर रही थी और यहाँ लड़ते वक्त वो उस लड़के की तलवार को ही काट देती है। लेकिन शुरू में तो उस लड़के को इस बात का एहसास ही नहीं होता और जब तक उसे एहसास होता है ल्यूरी उसके गले के पास तलवार लगा चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर ल्यूरी जीत जाती है और इसके बाद ल्यूरी एल्मा और मैटी के पास जाकर बोलती है कि मैटी तुम्हारी एन्चेंट की हुई स्वॉर्ड की वजह से मैं आज जीत पाई हूँ, इसके लिए शुक्रिया। और अब इसके बाद मैटी का नाम बुलाया जाता है और वहाँ ल्यूरी मैटी को ऑल द बेस्ट भी बोलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ मैटी की फाइट होने वाली है वो पर्सन मैटी से बोलता है कि ल्यूरी अब एंड्रोथ की स्वॉर्ड को एन्चेंट करने वाले तुम ही हो, है ना? जिस पर मैटी पूछता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो? जिस पर ये आदमी बोलता है कि मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे फाइट करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता कास्टर ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है और अगर तुम मुझे हराने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारे पास होने की सिफारिश करूंगा, भले से ही तुम दूसरे टेस्ट में कैसा भी परफॉर्म क्यों ना करो। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उस आदमी की पोजीशन देखकर मैटी सोचता है कि ये तो मुझे एक बच्चा समझकर काफी ज्यादा कम आंक रहा है, ये तो मेरी इंसल्ट हुई। अब इसके बाद मैटी उस आदमी की ओर दौड़ते हुए सोचता है कि इस टेस्ट का पर्पस है ये दिखाना कि आप क्या कर सकते हो। और वहाँ पर मैटी उस हमले को रोक लेता है जो इस आदमी ने किया था और ये देखकर ये आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मैटी एक और स्पेल कास्ट करके उस आदमी के साथ फाइट करने लगता है और कुछ देर बाद वो उसे हरा भी देता है। और दोस्तों कैप्टन ऑफ द नाइट्स ऑर्डर ग्यूल यहाँ हार चुके हैं और ये देखकर एल्मा और ल्यूरी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में उन्हें निशाना लगाना है। सबसे पहले आती है ल्यूरी जिसे अपने फायर मैजिक से 5 टारगेट्स पर निशाना लगाना है। यहाँ पर ल्यूरी एक गहरी सांस लेकर अपना क्रेस्ट एक्टिवेट करती है और अपने फायर मैजिक से एक टारगेट को हिट कर देती है। और ये देखकर मैटी बोलता है इनकांटेड कास्टिंग, जैसा ये नाम है, ये स्पेल्स को कास्ट करने का एक तरीका है जिसमें पार्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, भले ही उसमें वो एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन ये यूजर की मैजिक पावर पर काफी असर डालता है और कॉम्बैट के लिए इसका इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूरी 5 टारगेट्स को हिट कर चुकी थी और वहाँ उसका क्रेस्ट देखकर कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये तो क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी है, काश मैं उस क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ होता। और यहाँ पर मैटी हमसे बोलता है कि आज के जमाने में पहला क्रेस्ट जो इनकांटेड कास्टिंग के लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है उसे क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी का लेबल दिया गया है। अब इसके बाद मैटी अपने क्रेस्ट को देखकर एग्जामिनर से पूछता है कि क्या हम सिर्फ फायर एरो स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जामिनर बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है, अरे तुम्हारा क्रेस्ट तो फेलर का है, इसी वजह से अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करते हो तब भी तुम पास हो जाओगे। उसे ऐसा लग रहा था कि मैटी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा और यहाँ मैटी सोचता है कि अपने क्रेस्ट के साथ शायद ही मैं उन टारगेट्स को हिट कर पाऊंगा। लेकिन तभी मैटी मुस्कुराकर एग्जामिनर से थोड़ा दूर हटने को बोलता है एंड इसके बाद वो एक बड़ा स्पेल कास्ट करता है जो देखकर बाकी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और यहाँ मैटी बोलता है कि अपने फोर्थ क्रेस्ट के साथ भी मैं उन स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते। एंड उसके बाद जब वो अपने स्पेल से अटैक करता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से सभी टारगेट्स टूट जाते हैं। और मैटी ये देखकर बोलता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब इसके बाद हम मैटी को देखते हैं जो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए था, और थोड़ी ही देर बाद उसके पास एल्मा और ल्यूरी आती हैं। लेकिन मैटी तो सिर्फ ल्यूरी को ही देख रहा था, और उन दोनों को इस तरीके से देखकर एल्मा पूछती है कि तुम दोनों को क्या हुआ, हाँ? सो तभी मैटी टॉपिक बदलते हुए बोलता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली होगी। अब इसके बाद हम सभी बच्चों को सेरेमनी में देखते हैं। अब इसके बाद हम एकेडमी के हेडमास्टर एडवर्ड को देखते हैं, और उसे देखकर ना जाने क्यों मैटी के साथ साथ बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो भी हैरान थे। और यहाँ पर एडवर्ड बोलता है कि मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, मैं बस बोलना चाहता हूँ कि भले से ही फर्स्ट एकेडमी के लिए फॉर्मेलिटी जरूरी हो, लेकिन यहाँ मेरी सेकंड एकेडमी में एबिलिटी ही सब कुछ है। और फर्स्ट एकेडमी की तरह हम लाइनेज और क्रेस्ट पर यकीन नहीं रखते, यहाँ पर आपकी स्किल्स ही मायने रखती हैं, ना कि आपके क्रेस्ट। और ऐसा कहने के बाद हेडमास्टर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो बोलते हैं कि मैथियास हिल्डासीमर, सेरेमनी खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आओ। अब इसके बाद मैटी हेडमास्टर के ऑफिस के सामने खड़ा होकर सोचता है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है उन्होंने, मैंने ग्राउंड तबाह कर दिया, कहीं इस वजह से तो नहीं, कहीं ये मुझे एकेडमी से तो नहीं निकाल देंगे। लेकिन तभी जो हेडमास्टर होते हैं वो अचानक से उसके पीछे आ जाते हैं। अब इसके बाद मैथियस सभी टीचर्स और हेडमास्टर के बीच में खड़ा हुआ है। अब इसके बाद हेडमास्टर मैटी से बोलते हैं कि तुमने कैप्टन ऑफ द नाइट्स ऑर्डर को अपने स्वर्ड्समैनशिप एग्जाम के दौरान हरा दिया, और इसी के साथ तुमने बड़ी ही आसानी से वर्डलेस स्पेल का भी इस्तेमाल कर लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी उम्र का बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है तो जरूर से इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। देखो, मैं यहाँ तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि वो कारण क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। आगे हेडमास्टर बोलते हैं कि तुमने दूसरे स्टूडेंट्स को इनकांटेड स्पेल्स कास्ट करते हुए देखा होगा, है ना? जिस पर मैटी बोलता है कि हाँ, आखिर वो इनकांटेड स्पेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वर्डलेस स्पेल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। तो तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि वर्डलेस स्पेल को कास्ट करना आज के टाइम पर नामुमकिन है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे किंगडम में कोई भी पर्सन इनका इस्तेमाल कर पाता होगा। और यहाँ पर मैं अपनी सेकंड एकेडमी में वर्डलेस स्पेल टेक्निक को फिर से रिवाइव करवाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने में मुझे एक चीज रोक रही है, हमारी सिस्टर की द फर्स्ट रॉयल एकेडमी। हमें ना चाहते हुए भी फर्स्ट एकेडमी की टीचिंग्स को हमारी सेकंड एकेडमी में फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ एक टीचर मैटी को बताते हैं फर्स्ट एकेडमी की पब्लिश्ड रिसर्च। उसके बाद मैटी फर्स्ट एकेडमी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने लगता है, जिसमें सिर्फ इनकांटेड स्पेल्स के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ हेडमास्टर बोलते हैं कि एकेडमिया में सिर्फ इनकांटेड स्पेल्स की कास्टिंग को ही एक्सेप्ट किया गया है, जो वर्डलेस स्पेल्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। सो मैटी पूछता है कि हम उन्हें एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे फिर। हेडमास्टर बताते हैं कि हमें आने वाले नेक्स्ट इंटर स्कूल कंपटीशन में वर्डलेस स्पेल्स की ताकत को दिखाना होगा। अब मैटी पूछता है तो फिर आपको मेरी मदद किस बारे में चाहिए? हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम हमें वर्डलेस कास्टिंग सिखाओ, और यहाँ पर मैटी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद टीचर सभी बच्चों से बोलते हैं कि आज हम वर्डलेस स्पेल्स को कास्ट करना सीखेंगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। सो टीचर बोलते हैं कि आपको ये सब एक स्पेशल गेस्ट इंस्ट्रक्टर सिखाएगा। और जब मैटी वहाँ आता है तो बाकी बच्चे उसे देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो वही है ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया है। अब इसके बाद टीचर बोलते हैं कि मैथियस, क्या तुम ये दिखा सकते हो कि वर्डलेस कास्टिंग किस तरह की जाती है? सो अब मैथियस अपने क्रेस्ट को एक्टिवेट करके हवा में उछल जाता है, और इसके बाद वो एक ही बार में 3 टारगेट्स को उड़ा देता है। और ये देखकर बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो उसे कोई स्पेल पढ़ते हुए नहीं देखा, आखिर इसने बिना बोले एक स्पेल कास्ट कैसे कर लिया, और इसका क्रेस्ट तो असफलता का है। और तभी एक टीचर बोलते हैं कि मैथियस ही सिर्फ अकेला नहीं है जो वर्डलेस स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। अब उसके बगल में जो गाइजल टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी तलवार से वर्डलेस स्पेल को कास्ट करके एक टारगेट को उड़ा दिया। और अब वो सभी बच्चों को बताते हैं कि मैंने खुद ही ये एक दिन में सीखा है, इसी वजह से मैं इसका यूज करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। अब इसके बाद सभी बच्चे प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद एल्मा बोलती है कि मैटी देखो, मैं भी ये कर सकती हूँ। इसके बाद एल्मा मैटी को ये करके दिखाती है,
और वो जिस तरीके से कास्टिंग कर रही थी उसे देखकर तो मैटी खुद ही हैरान हो जाता है। इसके बाद मैटी ल्यूरी के पास आकर उससे पूछता है कि कैसा हो रहा है तुम्हारा काम। ल्यूरी बताती है कि वो अब इसे धीरे धीरे फील करने लगी है, लेकिन उसकी जो बोलने की आदत है वो अभी भी नहीं गई है। और वहाँ सभी बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देख ल्यूरी बोलती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर हमने इनका इस्तेमाल करना क्यों बंद कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैटी भी सोचता है कि आखिर बर्डलेस कास्टिंग को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया होगा। अब इसके बाद मैटी ल्यूरी को उसका हाथ दिखाने को बोलता है और इसके बाद मैटी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है, जो देखकर ल्यूरी शर्मा जाती है और मैटी भी शर्माते हुए बोलता है कि मैं ये अपना मैजिक तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मैटी एक स्पेल को कास्ट करके अपने मैजिक को ल्यूरी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। इस स्पेल का इस्तेमाल ज्यादातर एन्चेंटमेंट के लिए होता है, जिसके बाद ल्यूरी के अंदर भी पावर आ जाती है, जिसके बाद वो एक टारगेट को उड़ा देती है और इससे वो काफी खुश होती है। और इसके बाद मैटी सभी स्टूडेंट्स को वर्डलेस कास्टिंग सिखाता रहता है। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अब शायद से कंपटीशन का वक्त आ गया है। और यहाँ ल्यूरी मैटी से बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल कोई मैजिकल चूजन वन ना आया हो। उसकी बात सुनकर मैटी पूछता है कि आखिर ये क्या है। ल्यूरी बताती है कि इन्हें फर्स्ट एकेडमी का लीडर कहा जाता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जब कभी भी लगता है कि सेकंड एकेडमी जीतने वाली है, तभी अचानक मैजिकल चूजन वन अपीयर हो जाता है। और तभी अचानक मैटी बोलता है कि शायद से एक यहीं पर है जो मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसकी बात सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर, ये तो डीमन लेवल पावर है। उसकी बात सुनकर मैटी पूछता है कि डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, है ना। ल्यूरी बोलती है कि हाँ, डीमंस इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और यहाँ तक कि जो कोड मैजिशियंस होते हैं वो भी एक साथ मिलकर एक डीमन को नहीं हरा सकते। वैसे तुमने ये क्यों पूछा। मैटी बोलता है कि मैं तो बस जानना चाहता था। अब इसके बाद मैटी रिंग की ओर जाते हुए सोचता है कि डीमंस वो इस एरा में भी हैं। और यहाँ पर मैटी का क्रेस्ट देखकर उसका जो ओपोनेंट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो असफलता का क्रेस्ट है, ये चिरकुट मुझे हराने आया है। और वहीं फर्स्ट एकेडमी का एक टीचर उनके हेडमास्टर से बोलता है कि शायद से सेकंड एकेडमी ने तो इस बार अपने आप ही हार मान ली। हेडमास्टर बोलता है कि इस बार हम 65वीं बार लगातार जीतेंगे। वहीं सेकंड एकेडमी के हेडमास्टर एल्मा और ल्यूरी की निगाहें मैटी पर ही टिकी हुई थी। और यहाँ मैटी का ओपोनेंट बोलता है कि शायद से तुम मेरे क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी से डर गए हो बच्चे। और उसकी बात सुनकर मैटी सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये इंसान नहीं है, ये एक डीमन है। ये यहाँ पर अपनी असली फॉर्म को छुपाने के लिए एक डिस्गाइज स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है और ये इंसानों के बीच रहने के लिए एक फेक क्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके बाद उनका मैच स्टार्ट हो जाता है और वहाँ फर्स्ट एकेडमी के 2 स्टूडेंट एक साथ मैटी पर हमला करते हैं, लेकिन उनके स्पेल कास्ट करने से पहले ही मैटी अपना वर्डलेस स्पेल कास्ट करके वहाँ पर एक धमाका कर देता है, जिससे ये दोनों स्टूडेंट हार जाते हैं। लेकिन ये जो डीमन होता है वो बच जाता है और इसके बाद ये डीमन भी वहाँ पर अपने स्पेल का कास्ट करता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो वहाँ पर मंत्र भी पढ़ने लगता है, जो देखकर मैटी सोचता है पकड़ लिया, इसने पूरा मंत्र पढ़े बिना ही एक स्पेल कास्ट कर लिया था। और ये देखकर तो फर्स्ट एकेडमी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद मैटी अपनी तलवार निकालकर उस डीमन पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाता है और बोलता है कि एक डीमन का वीक पॉइंट उसका सिर होता है, लेकिन वो डीमन मैटी के इस हमले को डॉच कर देता है एंड हवा में उड़ते हुए मैटी पर फायर अटैक करता है। एंड इसके बाद वो दोनों तलवारों से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ इस डीमन से लड़ते हुए मैटी सोचता है कि अब मैं समझा, डीमंस ने ही वर्डलेस कास्टिंग को डिक्लाइन किया है, क्योंकि डीमंस नहीं चाहते कि इंसान पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करना सीखें। डीमंस ने काफी पहले फर्स्ट एकेडमी पर कब्जा कर लिया होगा एंड इसके बाद उन्होंने ही 4th क्रेस्ट को असफलता का क्रेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद मैटी अपनी तलवार से एक स्पेल कास्ट कर लेता है, जो देखकर ये डीमन मैटी पर हमला करने के लिए जाता है और वहाँ पर अपनी फायर से उस पर हमला भी करता है, लेकिन मैटी उसके पूरे फायर अटैक को वहाँ पर खत्म कर देता है, जो देखकर ये डीमन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसके बाद मैटी अपनी तलवार से इसको घायल कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और बोलता है तुमने मुझे पहचान लिया। मैटी बोलता है हाँ, तुम्हारी मैजिक पावर से। और सभी लोग उसे देखकर बोलते हैं कि अरे ये तो एक डेविल है, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और ये देखकर फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर और जो टीचर है वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उनका स्टूडेंट डेविलस एक डीमन है। और तभी सेकंड एकेडमी के हेडमास्टर बोलते हैं कि जल्दी से पैलेस को कांटेक्ट करो। और ये सब देखकर वो डीमन भी खुद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो मैटी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर अटैक करता है,
लेकिन मैटी बड़े ही आराम से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और जब वो डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है जो देखकर मैटी सोचता है कि मुझे इसे रोकना होगा। और इसके बाद मैटी अपनी तलवार की एन्चेंटमेंट को बढ़ाकर उस डीमन को उड़ने से रोक लेता है एंड उसके बाद उस डीमन पर एक हमला करके उसे हरा देता है, जिसमें मैटी की तलवार टूट जाती है। लेकिन वो डीमन को हरा चुका था। और इसके बाद मैटी बोलता है और अब मैटी सोचता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में सभी डीमंस को खत्म कर चुका हूँ। मेरी पुरानी जिंदगी जब मैं एक सेज था और लोग मुझे गायोस द सेज के नाम से जानते थे। यानी कि दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर फिर से रिबॉर्न हुआ है। तो आगे मैटी हमें बताता है कि ज्यादा पावर पाने के लिए मैंने खुद का रीइंकार्नेशन रिचुअल किया और कई हजार सालों के बाद मैं हिल्डा सीमर फैमिली के तीसरे बेटे मैथियस के रूप में रिबॉर्न हुआ। और उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज भी रिगेन कर ली और अब मैंने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां सबसे ताकतवर क्रेस्ट को सबसे ज्यादा वीक डिक्लेयर कर दिया गया है और आज के टाइम पर वर्डलेस स्पेल को कास्ट करना रिजेक्टेड है। अब इसमें देखते हैं और यहाँ पर जो ल्यूरी होती है वो आते ही मैटी को गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन तभी एल्मा वहां आकर बोलती है कि ल्यूरी तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद ल्यूरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर और मैटी महाराज से मिलने आए थे। यहाँ मैटी बोलता है कि एक डीमन को हराना इतनी बड़ी बात थोड़ी है। सो हेडमास्टर बोलते हैं कि इतिहास में आज से पहले किसी ने भी एक डीमन को अकेले नहीं हराया है। उसकी बात सुनकर मैटी हैरान हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि हेडमास्टर और मैटी दोनों ही महाराज के सामने झुके हुए हैं। और यहाँ महाराज पूछते हैं कि क्या ये वही लड़का है। हेडमास्टर बोलते हैं हाँ, इसका नाम मैथियास है। और यहाँ मैटी अपना पूरा नाम बताता है, मैथियास हिल्डेस हीमर। और अब किंग बोलते हैं कि मैं इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने एक डीमन को हराया है और साधारण हालातों में मैं तुम्हारी जीत की खबर पूरे किंगडम में फैलाता और इसी के साथ तुम्हें एक जागीर देता। राजा की बात सुनकर मैटी मन में सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर होने के लिए रीइंकार्नेट हुआ हूँ, ना कि कोई जागीर संभालने के लिए। लेकिन तभी किंग बोलते हैं कि अगर हमने ये सब पब्लिक कर दिया तो सभी को ये पता चल जाएगा कि हमारी रैंक्स में डीमंस हैं, इसी वजह से बुरा मत मानना बच्चे। मैटी बोलता है बिल्कुल भी नहीं महाराज। तभी किंग बोलता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के रूप में मैं एक डबल एन्चेंटेड मैजिक स्वॉर्ड दूंगा। एक ब्लैक स्मिथ जिसने मुझे ये तलवार बेची थी उसने मुझसे कहा था कि ये तलवार एक गुजरते हुए बच्चे ने एन्चेंटेड की थी। और महाराज की बात से मैटी को याद आता है कि उस दुकानदार ने उससे एक और स्वॉर्ड को एन्चेंटेड कराया था। और तभी महाराज मैटी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। सो तभी मैटी बोलता है कि क्या मुझे किंगडम के डुंजियंस के सभी रिसोर्सेज के लिए अधिकार मिल सकते हैं। तभी महाराज बोलते हैं तुम्हारा मतलब उनमें मिलने वाले और उनके मॉन्स्टर्स। मैटी बोलता है हाँ। और अब मैटी बताता है कि डुंजियंस एक किंगडम के सबसे बड़े एसेट होते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में डुंजियंस को लेकर दो किंगडम्स के बीच युद्ध हो जाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में डुंजियंस में जो चीजें मिलती हैं उनके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। और यहाँ पर जो महाराज होते हैं वो मैटी की रिक्वेस्ट मान लेते हैं और इसके लिए मैटी महाराज का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद महाराज मैटी से पूछते हैं द 4 मैजिकल चूजन वंस जो एक टाइम पर इस किंगडम में प्रेजेंट थे, अब वो सभी गायब हो चुके हैं। और इसमें एनहार्ड जो कि मेजेस का ऐसा करने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर राजा बोलते हैं कि ये तो बहुत कम वक्त है। सो तभी मैटी बोलता है कि महाराज उनके हमला करने से पहले हमें हमारे किंगडम को एक बैरियर से ढकना होगा और ऐसा करने के लिए हम एक डिवाइन क्लास आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमानेंटली उस बैरियर को बनाए रखेगा। और अगर सारे सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ काम करेंगे तो वो ये सारा काम 1 महीने में ही कर लेंगे और उसके बाद बचे हुए टाइम में हम स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाना फिर से कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ राजा बोलते हैं कि तुमने एक डीमन को अकेले हराया है, इसी वजह से हमें तुम पर यकीन करना होगा। मैथियस हिल्डेस हाइमर, डीमंस के खिलाफ होने वाली फाइट में मैं तुम्हें लीडर बनाता हूँ। अब इसके बाद हम मैथियस को एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे और यहाँ एक सोल्जर उससे बोलता है कि महाराज के आदेश अनुसार आप जो चाहे ले सकते हैं यहाँ से बैरियर बनाने के लिए। और यहाँ चीजें देखते हुए मैटी बताता है कि बैरियर बनाने के लिए उसे जो मैजिस्टोन, मिथरिल और ओरिचेल्कम चाहिए होंगे वो उसे डुंजियान में ही मिलेंगे। और तभी मैटी को एक तलवार दिखती है और यहाँ सोल्जर बताता है कि ये उन्हें एक एंशिएंट र्यून में मिली थी और इसका इस्तेमाल करना किसी को भी नहीं आता। अब मैटी उस मैजिक स्वॉर्ड को एनालाइज करते हुए सोचता है कि इसके पैटर्न, ये मैजिक स्वॉर्ड मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बनाई थी। और अब यहाँ पर मैटी उस सोल्जर से बोलता है कि वो ये तलवार लेगा और उसके बाद वो सोचता है कि ये ओरिचेल्कम से ज्यादा टफ है, ये बैरियर का कोर बनाने के लिए परफेक्ट है।
एंड इसके बाद मैटी एक पेंडेंट भी ले लेता है और ये पेंडेंट भी उसने अपनी पास्ट लाइफ में बनाया था। ये उन गेन्स को बढ़ा देता है जो आपको एक्सपीरियंस पॉइंट के जरिए मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वर्डलेस कास्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये देखकर मैटी काफी खुश होता है कि शुरू की चीजें ये सब काफी जल्दी सीख रहे हैं, लेकिन आगे सीखने में इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा और इसके अलावा मुझे अपने आप को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है और इसीलिए मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। तभी एल्मा और ल्यूरी उसके पास आकर बोलते हैं कि हेडमास्टर ने हमें बताया कि तुम किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना रहे हो। मैटी बोलता है हाँ, और इसके अलावा वो एक डुंजियान में भी जाने वाला है जरूरी मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाती हैं और उनकी हैरानी देखकर मैटी सोचता है कि अरे हाँ, वैसे डुंजियान में एक पार्टी के साथ जाना काफी ज्यादा बेहतर होगा। और अब इसके बाद मैटी काफी ज्यादा हिचकिचाहट के साथ मतलब शर्माते हुए ल्यूरी और एल्मा से पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टी बनेंगे। उसकी बात सुनकर एल्मा और ल्यूरी बोलती हैं मतलब तुम्हारे साथ डुंजियान में जाना है ना। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और इसके बाद वो दोनों बोलती हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ डुंजियान में जाएंगे तो उसकी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। और एल्मा को तो सही से तलवार चलाना भी नहीं आता, लेकिन वो धनुष बहुत अच्छा चलाती है। जिस पर एल्मा बोलती है कि हाँ, मुझे वो अच्छे से चलाना तो आता है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि कॉम्बैट में उनका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा बुरा होता है। उनकी बातें सुनकर मैटी एक गहरी सांस लेता है और उनसे बोलता है कि धनुष मैजिकल कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इसके बाद मैटी एल्मा को एक धनुष चलाकर दिखाता है और यहाँ मैटी का तीर इतनी फोर्स के साथ टारगेट में लगता है कि तुम खुद देख सकते हो। और यहाँ पर मैटी ने तीर को मैजिक के साथ इन्फ्यूज कर दिया था और इसके बारे में मैटी एल्मा को बताता है कि ये एक सिंपल मैजिक एन्चेंट है। अब उसकी बात सुनकर एल्मा बोलती है कि शायद से मैं तुम जैसा नहीं कर पाऊंगी। सो मैटी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगी और इसके अलावा तुम्हारे पास क्रेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड है। अब मैटी की बात सुनकर एल्मा में थोड़ी हिम्मत आती है और वो उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी ल्यूरी बीच में आकर मैटी से पूछती है कि तुमने अभी अभी कहा कि वो एक एन्चेंटमेंट थी। मैटी बताता है हाँ, मैंने तीर में मैजिकल पावर को इन्फ्यूज कर दिया था। ल्यूरी पूछती है कि क्या वो भी ऐसा कर सकती है। सो मैटी ल्यूरी से पूछता है कि क्या उसे एन्चेंटमेंट्स कास्ट करना पसंद है। ल्यूरी बोलती है हाँ। अब इसके बाद ल्यूरी मैटी के और भी करीब आकर बोलती है कि अगर मैं इक्विपमेंट में मैजिकल पावर इन्फ्यूज कर दूंगी तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं होगी। और अब यहाँ पर मैटी भी बोलता है कि हाँ, वैसे तुम्हारा जो क्रेस्ट है वो एन्चेंटमेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर है, ना कि कॉम्बैट के लिए। उसकी बात सुनकर ल्यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मैटी का हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं भी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगी। और ऐसा कहते वक्त वो मैटी के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। लेकिन अगले ही पल में जब ल्यूरी को एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा करीब थी तो वो फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और अब एल्मा और ल्यूरी के साथ मैटी हो जाता है तैयार जाने के लिए। अब आगे मैटी बोलता है कि वो अपने फोर्थ क्रेस्ट के साथ फ्रंट लाइन संभाल लेगा और उसी टाइम पर एल्मा मेरे पीछे सब संभाल लेगी और ल्यूरी अपने फर्स्ट क्रेस्ट के साथ हमें सपोर्ट करेगी। अब मैटी उन दोनों से बोलता है कि चलो एक डुंजियान में चलते हैं। अब इसके बाद वो एक डुंजियान में आते हैं जो उनकी एकेडमी के नीचे है। अंदर आते हुए मैटी बोलता है कि इस फ्लोर पर हमें जो मॉन्स्टर मिलेंगे वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे। लेकिन तभी अचानक मैटी एक दूसरी ओर भागकर चला जाता है और उसके बाद जब वो आता है तो उसके हाथ में एक मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। सो मैटी बोलता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, हम इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद मैटी एल्मा से बोलता है कि इस पर अपने तीर से निशाना लगाओ। सो एल्मा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि एक तीर इसके शेल को तोड़ पाएगा। सो मैटी बोलता है कि जिस तरीके से तुम एक स्पेल कास्ट करती हो उसी तरीके से अपनी मैजिक पावर को अपने एरो में डालने की कोशिश करो। और एल्मा बिल्कुल सेम करती है और जब वो अपना तीर छोड़ती है तो उसका निशाना बिल्कुल गलत जगह लगता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने तीर को मैजिक पावर के साथ इन्फ्यूज करने में कामयाब हो गई है। अब इसके बाद मैटी एल्मा को फिर से ट्राई करने को बोलता है। अब एल्मा फिर से एक और तीर लगा लेती है निशाने पर और यहाँ मैटी बोलता है कि अपने और उस तीर के बीच में एक कनेक्शन महसूस करो। और ऐसा करने के बाद एल्मा उस तीर को छोड़ देती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, बट वो तीर अपनी डायरेक्शन बदलकर उसी मॉन्स्टर में लगता है और ये देखकर ये लड़कियां हैरान हो जाती हैं। सो मैटी इसका रीजन बताता है कि उस तीर को मैजिकल पावर के जरिए उसका निशाना दिखा दिया गया था और अब तुम इसकी प्रैक्टिस तब तक करती रहो जब तक तुम एक शॉट से दो मॉन्स्टर को मार ना दो। अब मैटी की बात मानकर एल्मा मॉन्स्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और यहाँ मैटी बोलता है कि जब तुम एक मॉन्स्टर को मार दोगी तो तुम्हें उससे मैजिक स्टोन मिलेगा, उसे ले लेना क्योंकि वो बैरियर बनाने में हमारे काफी काम आएगा। और अगले ही पल में ल्यूरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मैटी के करीब आ जाती है क्योंकि वो एन्चेंटमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई है।
सो मैटी बोलता है कि ये बाद में, पहले हम अपना काम कर लें। सो ल्यूरी उदास हो जाती है, जिस पर मैटी समझाता है कि ये तुम्हारी एन्चेंटमेंट सीखने का ही एक हिस्सा है। जो बात सुनकर ल्यूरी फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैटी ल्यूरी को बोलता है कि अगर तुम एन्चेंटमेंट को सीखना चाहती हो तो तुम्हें कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिस पर तुम अपने एन्चेंटमेंट स्पेल की प्रैक्टिस कर पाओ। जिस पर ल्यूरी बोलती है कि इसमें तो मुझे कई साल लग जाएंगे। सो मैटी बोलता है कि नहीं, हमें तो सिर्फ इन पर प्रैक्टिस करनी है, इसी वजह से इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैटी एक दीवार के सामने आकर उस पर अपना हाथ लगाता है और एक मंत्र पढ़ता है, ब्रिटल शैटर, जिसके बाद पूरी वॉल टूट जाती है। अब इसके बाद मैटी एक पत्थर का टुकड़ा ल्यूरी को दिखाते हुए बोलता है कि ये क्रूड डुंजियान ओर है और हमें वेपन्स बनाने के लिए इसको रिफाइन करने की जरूरत होगी। अब इसके बाद उन दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है और अब मैटी उस पत्थर को रिफाइन करने लगता है। वो एक छोटी सी फॉर्मेशन बनाता है इसको रिफाइन करने के लिए, और इस फॉर्मेशन की एक प्रोसेस होती है जिसे उसे बार बार करना होगा। और ऐसा करने पर ल्यूरी को प्योर क्लस्टर्स ऑफ आयरन एंड मिथरिल मिलते हैं। और वहां पर जिस तरीके से ल्यूरी मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कुराहट मैटी के दिल में छप जाती है। और वहां ल्यूरी पूछती है कि क्या अब हम इनका इस्तेमाल वेपन बनाने के लिए करेंगे। जिस पर मैटी बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी जल्दी एक वेपन बनाकर उसे एन्चेंट कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम एल्मा को देखते हैं, जो एक ही शॉट में 3 मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाना सीख चुकी है और इससे उसे 3 मैजिक स्टोन मिलते हैं। अब इसके बाद वो वापस ल्यूरी एक तलवार से एक डुंजियान वॉल को तोड़ देती है और उसने इस स्वॉर्ड को इंचेंट किया है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मा कुछ इक्विपमेंट पहने हुए हैं जो ल्यूरी ने बनाए हैं, और ये देखकर एल्मा बोलती है कि तुम इतनी जल्दी सीख गई ल्यूरी। जिस पर ल्यूरी बोलती है क्योंकि मैटी बहुत ही अच्छा टीचर है। और अब यहाँ मैटी बोलता है कि आज हम लोग 10वें फ्लोर तक जाएंगे और हम इसका यूज एक टेस्ट के रूप में करेंगे, ये देखने के लिए कि तुम दोनों कितना सीखे हो। वो दोनों भी जाने के लिए राजी हो जाती हैं। अब वो लोग अगले फ्लोर पर आते हैं जो पिछले फ्लोर से बिल्कुल अलग होता है, और तभी उन्हें अपने सामने बहुत सारे स्नेल मॉन्स्टर्स दिखते हैं। सो वहाँ ल्यूरी पहले उन पर फायर अटैक करती है, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। सो अब एल्मा उन पर अपने एरो से अटैक करती है, और क्योंकि वो एरो मैजिकल पावर से इन्फ्यूज थे, इसी वजह से वो फट जाते हैं और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। और ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं। अब इसके कुछ देर बाद उनके सामने एक सीपी वाला मॉन्स्टर आता है, जिस पर एल्मा हमला करती है, लेकिन उसके शेल की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। सो तभी ल्यूरी अपनी एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करके एक पत्थर को तीर में बदल देती है, और इन तीनों तीरों से एल्मा उस मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। अब इसके बाद आगे एल्मा एक फ्रॉग मॉन्स्टर को भी मारती है, और ये देखकर मैटी सोचता है कि ये दोनों कितनी जल्दी सीख रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा पेंडेंट है वो इन हारे हुए मॉन्स्टर्स की मैजिक पावर को इंक्रीज करके उन एक्सपीरियंस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा है जो मेरे पार्टी को मिल रहे हैं। ये पेंडेंट उनकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। लेकिन तभी मैटी को वहाँ पर कुछ आवाज आती है। ये होता है काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर, और ये है इनका असली टेस्ट। और वहाँ मैटी उनसे बोलता है कि किलर डॉग्स उन सभी मॉन्स्टर्स से कई ज्यादा पावरफुल हैं जिनसे तुम अब तक लड़ी हो। और अगले ही पल में ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद एल्मा उस मॉन्स्टर पर अपने एरो से अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। और तभी एल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए ल्यूरी वहां पर एक फायर बॉल बना देती है, और तभी एल्मा उस पर अपने तीर से अटैक करती है, लेकिन वो तीर मिस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो तीर पलट कर वापस से आकर उस मॉन्स्टर के पैर में लग जाता है, और इसके बाद एक और तीर से उस मॉन्स्टर का अंत हो जाता है। और अब ल्यूरी और एल्मा काफी ज्यादा खुश होती हैं, और वहाँ मैटी उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने एक साथ मिलकर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया, बहुत अच्छे। और अब इसके बाद मैटी वहाँ पर एक कैंप लगाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो लोग एक बैरियर बनाकर थोड़ी देर आराम कर पाएं। उसके वाले लेवल तक गया है, वो 23rd था, और वो 30 लोगों की एक लेजेंडरी पार्टी थी जिनके पास गॉड ऑफ मैजिक गायोस की प्रोटेक्शन थी। उसकी बात सुनकर मैटी सोचता है, क्या गॉड ऑफ मैजिक गायस, शायद से ये कोई कॉन्सिडेंस होगा। इसके बाद मैटी आ जाता है नीचे के फ्लोर्स पर। यहाँ पर वो कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ने लगता है, और इसके बाद वो और भी नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है, और वहाँ उसे एक पत्थर मिलता है जिसमें एडामेंट टाइट होता है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है, और उस सेंसेशन से उसे पता चल जाता है कि वहाँ नीचे एक पावरफुल मॉन्स्टर है, शायद से वो फ्लोर बॉस होगा। आगे मैटी बोलता है कि इस वक्त मेरी मैजिक पावर मेरी पास्ट लाइफ के किसी भी मिस से आधी है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं लड़ूंगा। एंड उसके बाद वो कूद जाता है उस नीचे वाले फ्लोर में, और वहां पहुंचते ही वो 1-2 मॉन्स्टर्स को खत्म भी कर देता है। लेकिन उसके सामने होते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, लेकिन वो उन्हें अपने एक ही हमले से खत्म कर देता है। और उन मॉन्स्टर्स के खत्म होने की वजह से जो धमाका होता है, उसकी वजह से वहां पर एक रास्ता बन जाता है।
इसके बाद मैटी अपने कंपेल डिटेक्ट का इस्तेमाल करके उस बड़े खतरनाक मॉन्स्टर का पता लगा लेता है और अगली पल में वहाँ पर एक धमाका होता है। मैटी उछलकर उस धमाके से बच जाता है, लेकिन ये होता है वही बॉस मॉन्स्टर जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और ये है एक आर्क सरपेंट। एंड उसके बाद ये आर्क सरपेंट एक फिजिकल अटैक करता है, जिसे डॉच करते हुए मैटी बोलता है कि अगर ऐसा हमला मुझ पर एक भी बार लग गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और इसके अलावा इसका जहर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि ये जमीन को भी गला रहा है और उस जहर की गंध हवा में भी मिल रही है और इसी वजह से मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन फोर्थ क्रस्ट को पाने के बाद ये मेरा पहला प्रॉपर चैलेंज होगा। और अब वो भी खुद को एनहेंस करके उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जब ये आर्क सरपेंट उस पर हमला करता है तो वो भी अपनी तलवार से उस पर स्लैश करता है, जिससे उस आर्क सरपेंट का सिर्फ एक स्किल ही टूटता है। लेकिन इस हमले से ये जो आर्क सरपेंट है वो ये समझ गया है कि उसके सामने एक दुश्मन है जो काफी खतरनाक है और इसके बाद वो आर्क सरपेंट मैटी की ओर जाकर उसे अपने मुंह में रख लेता है और ये देखकर मैटी वहां पर अपने मैजिक से एक धमाका कर देता है, जिसके बाद वो उसके मुंह से बाहर निकल आता है। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मैटी अपनी तलवार पर काफी सारे स्पेल लगाकर उसे काफी ज्यादा इंचेंट कर लेता है और इसके बाद वो उस आर्क सरपेंट को एक ओर से काटता ही जाता है। लेकिन अभी भी वो आर्क सरपेंट उसके सामने खड़ा हुआ था और यहाँ मैटी अब बोलता है कि अब मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसे तलवार चलाने वाले बहुत पसंद करते हैं। वो वहां पर एक क्रिस्टल तोड़ देता है। इस मैजिक स्टोन को तोड़ने की वजह से चारों ओर हवा में कुछ मैजिक पावर और कुछ पार्टिकल्स बहने लगते हैं। अब इसके बाद मैटी उन सभी पार्टिकल्स को अपनी तलवार में गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार ग्लो करने लगती है और इसके बाद मैटी उस आर्क सरपेंट के हमले से बचते हुए हवा में उड़ता है और वहां पर स्पेशल मैजिक इंचेंट का इस्तेमाल करते हुए उस आर्क सरपेंट पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिसकी गूंज यहाँ एल्मा और ल्यूरी तक भी आती है। और तभी हमें कुछ डीमन दिखाई देते हैं। एक डीमन पूछता है कि एरहर्ड, क्या तुमने भी वो मैजिकल पावर महसूस की? दूसरा डीमन बोलता है कि नामुमकिन, किसी इंसान के पास आज के टाइम पर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो ही नहीं सकती। और तभी मैटी एल्मा और ल्यूरी के पास वापस आ जाता है। इसका मतलब उसने उस आर्क सरपेंट को खत्म कर दिया है। यहाँ मैटी उन्हें बताता है कि उसने एक थोड़े बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है जो इस वक्त उसकी इन्वेंट्री में है। और इसके बाद मैटी अपनी इन्वेंट्री में से उस आर्क सरपेंट को निकालकर एल्मा और ल्यूरी को दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबराहट के मारे चिल्ला पड़ती हैं। इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम मैटी, एल्मा और ल्यूरी को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर ना जाने क्यों सभी लोग उन्हीं को घूर रहे थे। सो वहाँ पर जो लड़की होती है वो उनसे बोलती है कि ये सब आपको इसी वजह से घूर रहे हैं क्योंकि आप सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और पिछले कुछ टाइम से काफी सारे स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स को मारने के मिशंस ले रहे हैं और खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। वैसे आपको क्या काम है? जिस पर एल्मा बताती है कि वो लोग यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आए हैं जो उन्हें डुंजियान में मिला था। इनकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि अगर आप लोग डुंजियान में से आए हैं तो आपकी पार्टी जरूर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और ये जो लड़का है जिसका क्रेस्ट फेलर का है वो जरूर से छोटे मोटे काम करता होगा, है ना? सो अगले ही पल में जो मैटी होता है वो अपनी इन्वेंट्री खोलकर उसमें से आर्क सरपेंट का सिर बाहर निकाल देता है, जो देखकर ये लड़की घबराहट के मारे चिल्ला पड़ती है। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और ये लड़की बोलती है कि स्टोरेज स्पेल मैंने सिर्फ इसकी अफवाहें सुनी हैं लेकिन कभी इसे देखा नहीं था। अब इसके बाद ये लड़की पूछती है कि क्या आप यही बेचना चाहते हैं? सो तभी मैटी अपनी इन्वेंट्री में से एक बड़ा लेवल पर हो, तुम दोनों उससे अच्छे से फाइट कर पाओगी। और इसके अलावा मेरे पास एक प्लान है, जब तक मैं उस ताकतवर वाले डीमन को हराऊं तब तक तुम दोनों को मेरे लिए बस वक्त निकालना है। हमें उन डीमंस को अकेडमी में पहुंचने से पहले रोकना होगा। सो तभी एल्मा बोलती है कि ठीक है, मैं ये करूंगी। और इसके बाद ल्यूरी भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो तीनों एक पार्टी है। एंड उसके बाद जो मैटी होता है वो पहले इस कमजोर वाले डीमन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो डीमन उसके तलवार के बार को अपने हाथ से ही रोक लेता है और उसे दूर उछाल देता है। सो मैटी वहां पर एक मैजिक सर्कल बनाकर उस पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि भले से ही ये कमजोर हो लेकिन ये भी एक डीमन है, मुझे इनसे लड़ने के लिए एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करना होगा। और अब एक डीमन पूछता है कि तुम्ही ने डेविल्स को हराया था? मैटी बोलता है हाँ तो। सो तभी ये डीमन एक स्पेल कास्ट करते हुए बोलता है तो अब तुम्हें मरना होगा और उस पर फायर से अटैक कर देता है। उसके हमले से बचते हुए मैटी सोचता है कि मेरे पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। और इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस डीमन के अटैक से बच जाता है। और यहाँ मैटी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा मैजिक ना हो तो तुम अपने दुश्मन के मैजिक का इस्तेमाल करो। एंड इसके बाद वो उस डीमन के ही फायर अटैक को उसके ऊपर फायर कर देता है
एंड इसके बाद मैटी सोचता है कि आज के जमाने के डीमंस इंसानों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं। एंड इसके बाद मैटी उस फायर अटैक को फिर से उसी डीमन के ऊपर कास्ट कर देता है, क्योंकि अब वो उस फायर अटैक को कंट्रोल कर सकता है। और इसके बाद मैटी वहां से भागने लगता है। सो वो डीमंस भी उसके पीछे आने लगते हैं। और अब मैटी हमें बताता है कि कंट्रोल स्फीयर्स, जिससे वो किसी के मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, वो फिजिकल अटैक को नहीं रोक सकते हैं। और इसी वजह से मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जैसे ही एल्मा की ओर चला जाता है और यहाँ मैटी उन दोनों डीमंस को अलग करने में कामयाब हो जाता है। और अब ये जो एस्ट्रल पावरफुल डीमन होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेल कास्ट करता है। और उस स्पेल को देखकर मैटी सोचता है कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे कंट्रोल स्फीयर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर और अब मैटी अपने एक छोटे से स्पेल को इस कास्टिंग सर्कल के वीक पॉइंट पर फायर कर देता है, जिससे एस्ट्रल का कास्टिंग स्पेल टूट जाता है। और उसके अगले ही पल में मैटी एस्ट्रल पर अटैक कर देता है और वो अटैक उसमें थोड़ा लग भी जाता है। और यहाँ मैटी बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, पहली बार तुम्हारा स्पेल कैंसिल हुआ है। वहीं ये डीमन अपने घाव को ठीक करते हुए वहां पर अपने मैजिक से अपनी तलवार को समन कर लेता है और इसके बाद मैटी पर हमला करने लगता है। लेकिन मैटी बड़े ही आराम से उसके हमलों से बच रहा था। और इसके बाद तलवार से फाइट करते हुए मैटी इस डीमन की पीठ पर एक काफी गहरा घाव कर देता है और सोचता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक इतनी अच्छी नहीं है, मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस अब मेरे काम आ रहा है। और तभी ये डीमन आसमान में ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन वहां पर मैटी के जो कंट्रोल कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैटी एक और हमला उस पर करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो मुस्कुराता है और एक बड़ा सा स्पेल कास्ट कर लेता है। जिस वक्त ये दोनों तलवार से फाइट कर रहे थे उसी वक्त इस डीमन ने कास्टिंग सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ये डैशरल डीमन एल्मा और ल्यूरी के करीब आ जाता है और दूसरी तरफ मैटी और एशरल फिर से अपनी तलवारों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन इस बार एशरल मैटी के अटैक्स को रोक लेता है और उसे खुद से दूर कर देता है। और इसके बाद मैटी से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैंने तुम्हारे उन कंट्रोल कंड्यूट्स करता है और उसके फ्लो को बदल देता है। वैसे इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी ऐसे पर्सन पर किया जाए जिसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है तो ये उसके अंदर के मैजिक से कांटेक्ट करके उसकी मैजिकल पावर को पूरा खत्म कर देता है। और इसके बाद दोस्तों ये एशरल द डीमन नीचे गिर जाता है और उसके बाद वहां पर मैटी भी आ जाता है। एंड उसके बाद ये डीमन फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन मैटी इसको फिर से शॉक दे देता है, जिस वजह से ये कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद मैटी बोलता है कि ये बस एक डीमन एक्सक्लूसिव स्पेल कास्ट करने वाला था, जो स्पेल इसकी जिंदगी लेकर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को यहाँ पर समन कर देता, लेकिन मैंने इसे सील कर दिया। और इसके बाद मैटी बोलता है कि तुम मेरे रास्ते के एक बहुत ही बड़े कांटे थे। और यहाँ पर मैटी एक डीमन को हरा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूरी एल्मा को तीर दे पंख काट देता है, जिस वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर मैटी एक और डीमन को हरा चुका है। अब इन सब के बाद ल्यूरी मैटी से बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमने दो डीमन से फाइट की और उन्हें हरा दिया। वहां पर उनकी ऐसी ही बातें हो रही थी, लेकिन तभी मैटी नोटिस करता है कि वहां पर जितने भी लोग थे वो सब यही बात कर रहे थे कि एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक डीमन को हरा दिया। आखिर ये कैसे मुमकिन है? और इन सब से मैटी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि शायद से अब चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। और यहाँ ल्यूरी पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए मैटी? मैटी बोलता है कि जिन दुश्मनों को तुम मार नहीं सकते उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक मूवमेंट स्पेल को एक्टिवेट करके उनकी रैंक में होल पर एम करो। सो तभी ल्यूरी बोलती है लेकिन हम उड़ नहीं सकते। सो अब इसके बाद मैटी उन दोनों को पकड़ लेता है और इसके बाद वो तीनों वहां से उड़ जाते हैं। वहां पर ल्यूरी शर्मा रही थी और एल्मा तो मस्त ढलते हुए सूरज का मजा ले रही थी। अब इसके बाद अगले दिन हम पैलेस में मैटी, एल्मा और ल्यूरी को देखते हैं हेडमास्टर के साथ, जो किंग के सामने थे। और यहाँ ल्यूरी और एल्मा ने पहली बार राजा को देखा था। और यहाँ पर राजा सीधे पॉइंट पर आते हैं कि मैथियस बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। सो मैटी सोचने लगता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। क्या उसे सेकंड एकेडमी पर अपना हक जमा लेना चाहिए? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि डीमंस को हराने के बाद वो एकेडमी छोड़ने के बारे में सोच रहा है। और अब मैटी बोलता है कि आप मुझे डुंजियान्स दे दीजिए, जितने हो सकें उतने। महाराज इसके लिए राजी हो जाते हैं। और इसके बाद महाराज ल्यूरी और एल्मा से पूछते हैं कि तुम दोनों ने भी इसका साथ दिया था, इसी वजह से तुम दोनों को क्या चाहिए? एल्मा तो मुंह खोलकर पैसा मांग लेती है और उसे इस तरीके से देखकर मैटी सोचता है कि एल्मा हमेशा की तरह अपने यूजुअल सेल्फ में है, यहाँ तक कि किंग के भी सामने। और यहाँ पर ल्यूरी भी पैसे मांग लेती है, लेकिन तभी अचानक मैटी का क्रेस्ट अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसके बाद खड़ा होकर बोलता है कि हाँ चलो
जल्दी से बाहर आवाज आती है और वहाँ पर जो स्पेल कास्ट था जिसके जरिए वो डीमन उन्हें देख रहा था वो टूट जाता है। और उस आवाज को सुनकर हेड मैटी की बात सुनकर महाराज बोलते हैं, अच्छा तो डीमंस छुपकर हमारी बातें और प्लान सुना करते थे। और अब मैटी महाराज से पूछता है कि 348 किलोमीटर वेस्ट और 4425 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जो लोकेशन है, क्या वहाँ पर कुछ स्पेशल है? जब मैंने उसके मैजिकल इंटरफेस को डिस्ट्रॉय किया तब मुझे उन रीजन से कुछ रिएक्शन मिले। महाराज बताते हैं कि एक ऐसा गांव जिसे डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी मैटी बोलता है कि डीमंस वहाँ पर छुपे हुए हैं। अब हेडमास्टर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैटी बोलता है कि डीमंस ने हमें उनकी लोकेशन के बारे में तो बता ही दिया है, हमें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तभी एल्मा बोलती है कि वो जगह तो बहुत ज्यादा दूर है, हमें वहां तक पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। तभी मैटी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करके भी मेरा क्रेस्ट हमें ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी बात सुनकर हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या तुम टेलीपोर्ट? तभी ये दोनों डरते हुए बोलती है लेकिन ये एक ड्रैगन है। मैटी बताता है कि इसका नाम इरिस है, द ड्रैगन ऑफ डार्कनेस। जिस पर ल्यूरी बोलती है तुम्हारा मतलब उन्हीं में से एक जो किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसके बाद मैटी उस ड्रैगन से बात करने के लिए जाने लगता है और यहाँ मैटी हमें बताता है इरिस द डार्कनेस ड्रैगन उन ड्रैगन्स के ग्रुप की एक मेंबर है जिसने पिछली जिंदगी में मुझसे फाइट की थी। उसने वक्त रहते हार मान ली थी, इसी वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। तब से काफी वक्त गुजर गया है लेकिन मुझे पूरा यकीन है मुझे फिर से देखकर ये काफी खुश होगी। और अब मैटी को वहाँ देखकर डार्कनेस ड्रैगन बोलती है कि ये मेरा डोमेन है और इसी वजह से यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मैटी सोचता है कि इसने मुझे पहचाना नहीं और अगले ही पल में वो डार्कनेस ड्रैगन मैटी के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेल कास्ट कर देती है और उस स्पेल की पावर से वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं। और ये देखकर मैटी सोचता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है, लेकिन हाँ इसके वीक स्पॉट पर फायर करने घबरा जाती है कि ये तो मेरी बात समझ सकता है। और अब इसके बाद डार्कनेस ड्रैगन मैटी से पूछती है कि क्या तुम गायस नाम के किसी आदमी को जानते हो? हाँ, वो कुछ 1000 साल पहले ये कहते हुए मर गया कि वो फिर से रीइंकार्नेट होगा। मैटी बोलता है कि उसे जानता हूँ, वो मैं ही हूँ। और अब ये ड्रैगन वहाँ पर बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है कि ये सब बस एक बड़ी गलतफहमी थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मत मारिए। और उसको माफी मांगता हुआ देख एल्मा बोलती है कि देखो वो ड्रैगन कितने ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ मैटी बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और अब वो ड्रैगन एक चैन की सांस लेती है और यहाँ मैटी बताता है कि वो कुछ डीमंस को मारना चाहता है लेकिन वो काफी ज्यादा दूर हैं। क्या तुम हमें वहां पर लेकर जा सकती हो? डार्कनेस ड्रैगन बोलती है हाँ, लेकिन आपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तभी मैटी उसे अपना क्रेस्ट दिखाता है जो देखकर डार्कनेस ड्रैगन बोलती है कि अरे ये तो वही क्रेस्ट है जो आपको बहुत पसंद था। और तभी एल्मा मैटी से पूछती है फिर से ठीक कर सकते हैं? जिस पर मैटी बोलता है कि पूरी तरीके से तो नहीं क्योंकि अब मेरे पास 4th क्रेस्ट है, लेकिन वो उस ड्रैगन के पंखों को इतना ठीक कर देता है कि वो उड़ पाएगी। और इसके बाद मैटी बोलता है कि अब हम ह्यूमन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब मेरा नाम मैथियास है और मेरे रीइंकार्नेट होने का मामला है वो हम ही तक रखना। इसके बाद मैटी ल्यूरी और एल्मा से बोलता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ड्रैगन इंसानी भाषा में बोलती है कि आप मैथियास के साथी हैं, है ना? वहीं एक ड्रैगन को बोलते हुए देख ये दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अब इसके बाद डार्कनेस ड्रैगन इरिस उन सभी को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और वहां से उड़ जाती है। अब आसमान में उड़ते हुए इरिस बोलती है कि 5। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक कैसल जैसी जगह होती है जिसकी रखवाली एक डीमन कर रहा था, लेकिन अगले ही पल में मैटी उस पर हमला करके उसे 2 हिस्सों में काट देता है। और यहाँ पर वो एक डीमन को बहुत ही आसानी से मार चुका था, जो देखकर ल्यूरी और एल्मा काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और इस कैसल जैसी चीज को देखकर मैटी सोचता है कि इसके अंदर 2 डीमन हैं। एक वो एयरहार्ड जिसके बारे में मैंने काफी सुना है, जिसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दूसरा डीमन उस पिछले वाले डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है जिससे मैंने फाइट की थी। और यहाँ पर वो एस्ट्रल की बात कर रहा है, लेकिन अब मैटी का मैजिक पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। लेकिन अगले ही पल में आइरिस वहाँ पर कुछ इस प्रकार लैंडिंग करती है कि वो कैसल के अंदर ही घुस जाती है। और ऐसा इसी वजह से हुआ था क्योंकि काफी वक्त से ना उड़ने की वजह से वो लैंडिंग करना थोड़ा भूल गई थी और वहाँ पर ल्यूरी और एल्मा दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद ये तीनों उस कैसल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर मैटी एल्मा और ल्यूरी के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करने लगता है। और इसके बाद मैटी अपने पास से एक पर्चा निकालकर ल्यूरी को दे देता है और बोलता है क्या तुम दोनों ऑफेंस को हैंडल करना चाहोगी? वो दोनों बोलती हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। सो मैटी बोलता है कि ये कास्टिंग सर्कल तुम्हारी पूरी मदद करेगा और इसके अलावा मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है।
अब उसकी बात सुनकर ल्यूरी और एल्मा दोनों ही वहाँ पर रेडी हो जाती हैं और इसके बाद वो तीनों अंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अंदर आने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता। अब अपने चारों ओर देखने के बाद मैटी ल्यूरी और एल्मा से टेलीपैथी के जरिए बोलता है कि बिल्कुल भी हिलना मत, बस मेरी बात सुनो। हमारा दुश्मन छुपा हुआ है और हम उन्हें इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो कंसीलिंग स्पेल यूज कर रहे हैं और जिस टाइप के स्पेल का वो लोग यूज कर रहे हैं वो उनकी मैजिकल पावर को भी छुपा रहा है। अब इसके बाद मैटी उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ पर कोई जगह अजीब लग रही है और तभी ल्यूरी को कुछ महसूस होता है। वो मैटी से बोलती है कि वो वाला कॉर्नर, लेकिन उन्हें दूसरा डीमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैटी ने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर 2 डीमंस हैं। सो मैटी बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम्हें उसे नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद मैटी बोलता है कि वो इस डीमन के कंसीलिंग स्पेल में अपनी डिसरप्शन स्पेल का इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपने स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से डीमन सबको दिखाई देने लगता है और तभी एल्मा अपने एरो के साथ उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन एक चीज उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है कि वो इसके ऊपर सीधा निशाना लगाकर खड़ी हुई है लेकिन फिर भी ये डीमन हिल नहीं रहा। सो मैटी बोलता है कि शायद से इसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये एक्सपोज्ड हो चुका है और इसके बाद एल्मा उसके ऊपर अपना एरो मार देती है। वो उसके एरो से बच जाता है लेकिन तभी वो एरो पूरा घूमकर उसी डीमन के माथे में लगता है और इस वजह से उस डीमन को गुस्सा आने लगता है कि वो तो इतने अच्छे से छुपा हुआ था। और इसके बाद वो डीमन बोलता है कि तुम इन मामूली तीरों से मुझे मारना चाहते हो, मजाक समझते हो क्या? और 1 मिनट, तुम मैथियस हो ना, फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? अब वहाँ मैथियस उससे कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी ये डीमन बोलता है कि तुम शायद से एक नकली मैथियस हो क्योंकि अगर तुम असली होते तो अब तक मैं मरने ही वाला होता। अब उसके बाद ये डीमन बोलता है कि असली मैथियस कैपिटल में था, वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर मैथियस सोचता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। अब इसके बाद वो डीमन मैथियस पर हमला कर देता है लेकिन मैथियस अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है और वो एल्मा से बोलता है कि वो लगातार इस डीमन पर अपने तीरों से हमला करती रहे। अब इसके बाद वो डीमन लगातार मैथियस पर हमला करते रहता है। मैथियस उसके हमलों को लगातार अपनी तलवार से रोकता रहता है और वहाँ पर वो डीमन बोलता है कि भले से ही तुम असली मैथियस ना हो लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। लेकिन अगले ही पल में उसकी पीठ पर कुछ तीर आकर लगते हैं लेकिन इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो लगातार मैथियस पर हमला करते रहता है और तभी ल्यूरी एल्मा को कुछ और तीर देती है और एल्मा उन तीरों से फिर से इस डीमन पर हमला करती है बट अगेन उसके तीरों से इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो फिर से मैथियस पर हमला कर देता है लेकिन मैथियस इस बार उसके हमले से आसानी से बच जाता है और ये देखकर वो डीमन सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है। नहीं, मैं अचानक से काफी अजीब महसूस कर रहा हूँ और मैथियस इसका रीजन बताता है। जो मैथियस का कास्टिंग सर्कल था जिसे इस वक्त ल्यूरी कास्ट कर रही है वो मैजी टॉक्सिन का यूज करता है और इसकी वजह से एक डीमन की इंटरनल मैजिकल पावर खत्म होने लगती है और अब इस वजह से ये डीमन काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, यहाँ तक कि उसे इससे चक्कर भी आने लगते हैं और वहाँ वो डीमन सोचता है कि मैं इस नकली मैथियस से हारने वाला हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और मैटी इसके बारे में बताता है कि ये एक डीमोनिक एक है, डिसफॉर्च्यून। इस स्पेल को कास्ट करने के लिए कास्टर को अपने मैजिक की एक आखिरी बूंद तक देनी पड़ती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है लेकिन उनकी जान के बदले में ये स्पेल उन्हें बहुत ज्यादा ताकत देता है। और इसके बाद वो डीमन ल्यूरी और एल्मा की ओर उनको मारने के लिए दौड़ता है और जैसे ही वो उन पर हमला करता है वो दोनों हवा में गायब हो जाती हैं और ये देखकर वो डीमन खुद भी हैरान हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये एक डिस्गाइज स्पेल था। लेकिन उसके बाद अचानक ही उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो कोई मामूली इल्यूजन नहीं था, इसमें मैजिक टॉक्सिन की बहुत ज्यादा मात्रा मिली हुई थी। अब तुम्हारा खेल खत्म होता है एयरहार्ट। और अब एल्मा उस पर एक और एरो से हमला करके उसको खत्म कर देती है और वो डीमन यहाँ पर मारा जाता है। एंड दोस्तों अब यहाँ पर ये लोग एक डीमन को हरा चुके हैं, वो भी बिना कोई ज्यादा मेहनत किए और इस वजह से ये लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश होती हैं और मैटी उनसे बोलता है कि वो दोनों आइरिस के साथ वापस से आसमान में चली जाएं, दूसरे डीमन को वो खुद हराएगा। अब इसके बाद हम ल्यूरी और एल्मा को देखते हैं जो आइरिस के ऊपर बैठी हुई थी आसमान में और इसके बाद जो मैटी होता है वो अपनी जेब से कुछ मैजिक स्टोन निकालता है और उसके बाद उनमें से एक मैजिक स्टोन को तोड़ देता है क्योंकि मैजिक स्टोन को तोड़ने से उनके अंदर का मैजिक हवा में चारों ओर मिल जाता है और इस वजह से जो भी मॉन्स्टर्स या डीमंस छुपे हुए होते हैं उन्हें ये बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। और जैसे ही वो तीसरे मैजिक स्टोन को तोड़ता है वहाँ पर जो डीमन मिस्ट में छुपा हुआ था वो भी अपीयर हो जाता है और यहाँ ये डीमन बोलता है कि तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो गए, इसका मतलब जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। एंड उसके बाद ये डीमन बोलता है कि अगर
तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया है तो क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं एयरहार्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। सो तभी मैटी अपने फोर्थ क्रेस्ट को एक्टिवेट करके बोलता है कि मेरी मरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। एंड इसके बाद वो एक स्पेल का यूज अपने ऊपर ही कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ वो डीमन मैटी के ऊपर अगले ही पल में हमला कर देता है। मैटी उसके हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है, लेकिन वो अब समझ चुका था कि ये एयरहार्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद वो डीमन मैटी पर बहुत सारे हमले करके उसे काफी दूर खिसका देता है। एंड उसके बाद वो अपने एक हमले से मैटी का एक हाथ काट देता है, जिस वजह से अब मैटी कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद ये डीमन मैटी के पास आकर बोलता है कि चलो मैं तुम पर थोड़ी दया दिखाता हूँ, चलो बताओ कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। सो मैटी बोलता है कि माफ करना, मैं फिर से एक और बार मरना नहीं चाहता। एंड उसी वजह से अब वो उसके हर एक हमले से बड़ी ही आसानी से बच पा रहा था और इस वजह से ये डीमन परेशान हो जाता है। और वहाँ पर मैटी अगले ही पल में उस डीमन पर एक हमला कर देता है। वो डीमन उसके इस हमले को डॉज तो करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ पर एक घाव लग जाता है और उसका वो जख्म अब ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वही टॉक्सिन है जिसका यूज मैटी ने एयरहार्ट पर किया था। और अब इसके बाद ये डीमन बोलता है कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे जल्द ही ये सब खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने एक स्पेल का यूज करने लगता है और उसे देखकर मैटी बोलता है मैजिक सर्क्यूट ओवरक्लॉक। ये काफी हद तक उसी डिसफॉर्च्यून स्पेल की तरह है जिसे एयरहार्ट ने यूज किया था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है और इसका इस्तेमाल करने से इस डीमन के मरने के चांसेस भी काफी लो हैं। अब इसके बाद ये डीमन बोलता है कि चलो जल्दी से ये सब खत्म करते हैं, लेकिन तभी मैटी ना जाने किस स्पेल का इस्तेमाल करता है कि उस डीमन का वो स्पेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर वो डीमन बोलता है कि कोई भी मामूली न्यूलिफिकेशन स्पेल मेरे इस हमले को न्यूलिफाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वो डीमन फिर से वहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और अचानक ही वहाँ पर चारों ओर काफी ज्यादा धुंध आ जाती है और वो उसी धुंध में गायब हो जाता है। और वहाँ पर वो डीमन बोलता है कि ये स्पेल जिसको भी छूता है वो भी मिस्ट में बदल जाता है। वहाँ पर ये डीमन काफी खुश था, हंस रहा था, लेकिन तभी मैटी फिर से अपने एक स्पेल का यूज करके इसके इस स्पेल को डिफ्यूज कर देता है। और इसके बाद ये डीमन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और मैटी से पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। सो मैटी बताता है कि मैं तुम्हारी पूरी मैजिकल पावर को अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे हर एक हमले का काउंटर अटैक कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ना जाने उस डीमन के साथ क्या होने लगता है, कुछ बड़ा ही अजीब। और वहाँ पर मैटी हमें बताता है कि उसने इस डीमन पर किसी टॉक्सिन से हमला नहीं किया था, वो एक ऐसा स्पेल था जिसकी वजह से ये डीमन अपनी ही मैजिकल पावर पर अपना काबू खो रहा है और इसकी बॉडी इसके चारों ओर जितना भी माना है उसे एब्जॉर्ब कर रही है और हद से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी बॉडी शायद से फट जाएगी। और हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद जो मैटी होता है वो वहाँ पर एक और मैजिक स्टोन को तोड़ देता है, जिस वजह से ये डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और माना ओवरलोड होने की वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर फट जाती है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि उसके फटने से वहाँ पर कितना बड़ा धमाका हुआ है। अब इस धमाके के बाद मैटी देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ है और अगले ही पल में जो लिली होती है वो आसमान से नीचे गिरने लगती है और सीधा आकर मैटी के ऊपर गिरती है। और इसके बाद वो मैटी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई? मैटी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसकी ये बात सुनकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वहाँ पर लिली को इस तरीके से देखकर मैटी भी शर्माने लगता है, लेकिन तभी एल्मा आ जाती है वहाँ, जो समझ रही थी कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बात को हटाकर पूछती है कि आखिर ये क्रिस्टल क्या है। हाँ, मैटी बताता है कि ये एक ड्रैगन वेन पिलर है। ड्रैगन वेन्स वो कंड्यूट्स होते हैं जो मैजिक पावर को धरती के जरिए चलाते हैं और इनके अंदर जो स्पेल होता है वो आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींचता है। और कई सारे मॉन्स्टर्स से मैटी का मतलब है कि हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स या फिर कोई 10th फ्लोर का डुंजियन क्लास मॉन्स्टर। उसकी बात सुनकर एल्मा हैरान हो जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स। सो मैटी बताता है कि हाँ, इस ड्रैगन वेन पिलर के अंदर जो मैजिकल पावर होती है वो मॉन्स्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एंड उसके बाद वो मॉन्स्टर्स एक पार्टिकुलर प्लेस पर जाते हैं। और उसकी बात सुनकर वो दोनों लड़कियां काफी घबरा जाती हैं क्योंकि वो जगह उनका कैपिटल है। और अब एल्मा घबरा कर बोलती है कि क्या इतने सारे मॉन्स्टर्स हमारे कैपिटल में? और अब ल्यूडी बोलती है कि हमें उनको इस बारे में खबर देनी होगी। सो मैटी बोलता है कि अभी हमें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो मैजिकल एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से इस पिलर का जो स्पॉन पॉइंट है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, जो करीब सिटी से 10 किलोमीटर दूर होगा।
सो एल्मा और ल्यूरी बोलती हैं लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर कुछ ज्यादा नहीं होते। सो मैटी बोलता है कि हमें उन्हें संभालने के लिए अकेडमी की मदद चाहिए होगी। एंड इसके बाद वो सभी अकेडमी की ओर जाने लगते हैं। अब इसके बाद जाते हुए वहाँ पर आइरिस मैटी से पूछती है कि उनको छोड़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर मैटी आइरिस से पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्पेल है जिसके जरिए ड्रैगन्स इंसानी रूप ले पाएं। आइरिस बताती है कि हाँ, उस स्पेल को यूज करने में बहुत ही कम मैजिक पावर यूज होती है। अब उसकी ये बात सुनकर मैटी बोलता है कि आइरिस को अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि अगर वो उनके साथ अकेडमी को ज्वाइन कर लेगी तो वो सभी एक साथ रहेंगे। और वहाँ पर मैटी मन में सोच रहा था कि अगर आइरिस उसके साथ होगी तो उसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और अब आइरिस वहाँ बोलती है कि उसे इंसानी स्कूलों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। सो एल्मा और ल्यूरी बोलते हैं कि उनकी अकेडमी में पहले से ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका होना वहाँ पर कोई कॉमन सेंस नहीं बनाता। वो काफी ज्यादा अजीब भी है। और अब मैटी बोलता है कि तुमने इनकी बातें सुनी, स्कूल में पहले से ही एक काफी ज्यादा अजीब सा बच्चा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन दोस्तों, ल्यूरी और एल्मा दोनों ही मैटी के बारे में बातें कर रही थी। और अब इसके बाद आइरिस अपने स्पेल का यूज करती है जिस वजह से वो एक इंसानी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगले ही पल में वहाँ पर ल्यूरी मैटी की आंखें बंद कर देती है क्योंकि आइरिस एक लड़की होती है जिसने कपड़े नहीं पहने थे। सो मैटी बोलता है कि ऐसी हरकतें करना बंद करो, आइरिस एक ड्रैगन है। अब इसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैटी एयरहर्ट के सींग अपने साथ लेकर आया था। और ये देखकर हेडमास्टर पूछते हैं कि तुमने बस कुछ ही दिनों में एक ऐसे डीमन को मार दिया जो यहाँ से हंसा कि आइरिस कुछ टाइम पहले ही इंसानी फॉर्म में आई है। इसी वजह से शायद से उसके लिए उसकी पूरी पावर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। और अगर गलती से उसकी पूरी ड्रैगन पावर वहाँ पर रिलीज हो गई तो ये पूरी अकेडमी ही यहाँ पर तबाह हो जाएगी। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि टेस्ट अच्छे से देना, ओके। और अब इसके बाद ल्यूरी मैटी से पूछती है कि वो हेडमास्टर को कब बताएगा ड्रैगन वेन पिलर के बारे में और मॉन्स्टर्स के झुंड के बारे में। सो मैटी बोलता है कि आइरिस का ट्रांसफर एग्जाम खत्म होने के बाद वो उन्हें आराम से बता देगा। और वहाँ पर आइरिस बोलती है कि ये कपड़े कितने ज्यादा टाइट हैं। सो मैटी बोलता है कि इंसानों को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। और तभी मैटी आइरिस से उसका दायां हाथ निकालने को बोलता है। और वहाँ पर मैटी आइरिस के हाथ पर एक क्रेस्ट का निशान बना देता है। और उसके बाद ल्यूरी और एल्मा आइरिस से बोलती हैं कि कल का अपना टेस्ट बहुत अच्छे से देना, ओके। लेकिन हम वहाँ पर मैटी को थोड़ा परेशान देखते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस का रिटन एग्जाम होने वाला है। और वहाँ पर जो आइरिस होती है वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, तुम लोग खुद ही देख सकते हो। और इससे यहाँ पर मैथियस काफी परेशान हो जाता है। सो हेडमास्टर मैथियस से बोलते हैं कि ये क्या कर रही है। मैटी बोलता है ये सब नॉर्मल है। अब इसके बाद आइरिस का प्रैक्टिकल स्किल एग्जाम किया जाता है। और वहाँ पर जो कैप्टन ऑफ द नाइट्स ऑर्डर होता है ग्यूले, वो मैटी से बोलता है कि तुमने इस लड़की को रिकमेंड किया है ना, देखते हैं ये कितनी काबिल है। लेकिन मैटी तो इसके बारे में भूल चुका था। तो ल्यूरी उसके बारे में उसे याद दिला देती है। अब ल्यूरी की बात सुनकर मैटी सोचता है कि शायद से यहाँ पर कुछ खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ही आइरिस का एग्जाम शुरू होता है उसके हाथ से उसकी तलवार ही छूट जाती है। सो वो अपनी तलवार उठाने के लिए चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्यूले आइरिस पर एक हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर आइरिस ग्यूले की तलवार को ही पकड़ लेती है एंड उसके बाद अपनी तलवार उठाने लगती है। और ये देखकर ग्यूले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसने मेरी तलवार को सिर्फ अपने हाथों से पकड़ लिया। और इसके बाद आइरिस ग्यूले को उसकी तलवार के साथ ही जरा हवा में उठा देती है। और इसके बाद वो ग्यूले को हवा में ही छोड़ देती है। और ये देखकर मैटी ग्यूले के सामने एक स्पेल कास्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पर आइरिस अपनी तलवार से ग्यूले के ऊपर कुछ इस प्रकार हमला करती है कि उसकी तलवार ही इससे टेढ़ी हो जाती है। और जो ग्यूले होता है वो अकेडमी के ऊपरी हिस्से में जाकर घलता है। और ये देखकर हेडमास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ आइरिस बोलती है कि मैंने गलती से इस तलवार को तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। और ये देखकर हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या ये सच में एक मामूली लड़की है। हाँ, मैटी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल एक मामूली लड़की। अब इसके बाद होता है आइरिस का कास्टिंग एग्जाम, जहाँ पर आइरिस को कुछ टारगेट्स पर अपने स्पेल को कास्ट करके निशाना लगाना है। उन टारगेट्स को देखकर आइरिस बोलती है कि ये तो बहुत छोटे हैं। अब इसके कुछ देर बाद आइरिस वहाँ पर अपने एक स्पेल से एक टारगेट पर निशाना लगाती है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो घूमकर हेडमास्टर और बाकी सबकी ओर आ जाता है। सो वहाँ पर मैटी एक स्पेल कास्ट कर देता है। और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है जिस वजह से ल्यूरी और एल्मा दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। हेडमास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि तुम खुद ही देखो कि उसके हमले ने क्या क्या कर दिया है यहाँ पर। अब आइरिस वहाँ इन सभी से माफी मांगती है और एक और बार इन टारगेट्स पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो एक और बार अपने स्पेल का यूज करती है
है तो उसका वो स्पेल आसमान में चला जाता है और वहाँ पर फट जाता है। और आइरिस की ऐसी ताकत देखकर हेडमास्टर बोलते हैं कि क्या तुम कोई कैलामिटी ग्रेड मॉन्स्टर हो? हाँ। और भाई आइरिस के इस तरीके के हमले कोई काम नहीं कर रहे थे तो वो दूसरे टाइप का हमला करने की कोशिश करती है जैसा मैथियस ने बताया था। और उसे इस तरीके से देखकर मैथियस सोचता है कि लो भाई ये भी देख लो। और इसके बाद वो वहाँ पर फिर से एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है। और यहाँ आइरिस बोलती है कि इस बार मैं इनको हिट जरूर करूंगी। लेकिन भाई जिस तरीके का वो हमला करती है उसमें तो पूरी अकेडमी ही आ जाती है। अब होता है कैपिटल में एक बहुत बड़ा धमाका। अब ये सब तो मैटी के बैरियर की वजह से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आइरिस की ताकत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर उसने इतना बड़ा गहरा गड्ढा कर दिया है। और वहाँ आइरिस बोलती है कि मैंने सभी टारगेट्स को हिट कर दिया है। कैसा किया मैंने? वहाँ मैटी हेडमास्टर से पूछता है कि हाँ आप बता दीजिए इसने कैसा किया। सो हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं इसे फेल तो नहीं कर सकता, लेकिन अब वो ना चाहते हुए भी आइरिस को पास कर देते हैं। और वहाँ पर आइरिस भी खुश हो जाती है और हेडमास्टर की अकेडमी इस तरीके से पूरी बर्बाद हो जाए। और एपिसोड के आखिर में यहाँ आइरिस एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है जिसको देखकर तुम सभी खुश हो जाओ क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो चुका है। तो हमारे एपिसोड 3 की शुरुआत में कि हेडमास्टर और मैटी एक डुंजियान के अंदर आए हुए थे और यहाँ पर कई सारे लोग मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन इसमें इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी हो, यानी कि फर्स्ट क्रेस्ट नहीं करेगी। सो तभी सेकंड एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है कि हम इंटर स्कूल कंपटीशन में अपने आप को साबित कर चुके हैं। सो तभी ये दूसरा हेडमास्टर बोलता है कि उस फाइट का रिजल्ट डिमोनिक इंटरफेरेंस की वजह से पूरा का पूरा बिगड़ गया था, जिस पर एडवर्ड बोलता है कि वो डीमन तुम्हारा ही स्टूडेंट था। और तभी मैटी वहाँ बोलता है कि क्यों ना हम वो कंपटीशन फिर से करें और उस कंपटीशन में जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी होगी। फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर को ये आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन वो इसमें एक और कंडीशन को ऐड करता है कि मैटी और उसकी पार्टी का कोई भी मेंबर इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। और मैटी इसके लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद ये फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है कि कंपटीशन 2 दिन बाद होगा, हारने के लिए तैयार रहना। उसके जाने के बाद एडवर्ड मैटी से पूछता है कि क्या वो इन हालातों में जीत पाएंगे। मैटी बोलता है कि हाँ, हम उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं। अब इसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है और वहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। और यहाँ मैटी सोचता है कि इनमें से जो भी उसे सबसे ज्यादा डेंजरस लगेगा वो उसके लिए आइरिस को भेजेगा, लेकिन उसे उनमें से कोई भी डीमन सेंस नहीं हो रहा है, तो शायद से आइरिस को जाने की जरूरत ना पड़े। और तभी वहाँ पर फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारी फर्स्ट एकेडमी के सबसे ज्यादा होनहार क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी के स्टूडेंट्स हैं। और वैसे तुम्हारी सेकंड एकेडमी में से कौन आने वाला है? और इसके बाद आने लगते हैं सेकंड एकेडमी के पार्टिसिपेंट्स जो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स होते हैं। मैटी बताता है कि 1 क्रेस्ट ऑफ फेलर, 2 क्रेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स और 2 क्रेस्ट ऑफ लेसर। अब ये सब देखकर फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है कि स्टूडेंट्स उन पर हमला कर देते हैं, जो देखकर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स ने वर्डलेस कास्टिंग की है। और वहाँ पर सेकंड एकेडमी के सिर्फ 5 स्टूडेंट्स फर्स्ट एकेडमी के इतने सारे स्टूडेंट्स को हरा देते हैं और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। और ये देखकर फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर क्या कह सकते हैं इसे? तुम लोग बताओ क्या कहेंगे इसे? हाँ। और यहाँ पर सेकंड एकेडमी जीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर होता है वो ये सब मानने से इनकार कर देता है और बोलता है कि ये सभी तो बीस्ट्स हैं। तो एडवर्ड बोलता है कि वो बच्चे हमारी एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं और हमारी एकेडमी का हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करता है। सो तभी फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है तो ये साबित करके दिखाओ, ये लड़की, इसे फाइट करने दो। सो तभी आइरिस बोलती है कि क्या मैं? लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। सो तभी मैटी आइरिस को एक तलवार देने लगता है। सो फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर बोलता है कि 1 मिनट मुझे ये चेक करने दो कि कहीं तुम कोई चालबाजी तो नहीं कर रहे। एंड उसके बाद वो तलवार को चेक करता है जो उसे काफी भद्दी और बेकार लगती है और अब मैटी ये तलवार आइरिस को दे देता है। वहाँ पर एडवर्ड बोलता है कि जरा संभल कर क्योंकि ये तलवार उसी की है। और वहाँ पर जो आइरिस होती है वो गलती से इस तलवार को जलेबी की तरह घुमा देती है। ये देखकर हेडमास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वहाँ आइरिस कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देती है। और अब इसके बाद एडवर्ड फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर फैकस से बोलता है कि महाराज ने हमें वर्डलेस कास्टिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन फर्स्ट एकेडमी अभी भी ऐसा नहीं कर रही, तो इसका कारण क्या है? हाँ। जिस पर फैकस बोलता है कि मुझे इस किंगडम के एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को बचाना। हम कहाँ जा रहे हैं? मैटी बताता है कि बैरियर के लिए मटेरियल्स को इकट्ठा करने। ल्यूरी पूछती है जैसे मिथरल। सो मैटी बोलता है कि ये फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट संभाल लेंगे, हम लोग मैजिक स्टोन लेने के लिए जा रहे हैं।
सो तभी एल्मा बोलती है कि अगर हमें पूरी किंगडम के लिए बैरियर बनाना है तो इसके लिए तो लगभग 60 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा मैजिस्टोन चाहिए होगा। तभी मैटी और बाकी सब आइरिस की ओर देखने लगते हैं। आइरिस घबराते हुए बोलती है कि प्लीज इस तरीके से मेरी तरफ मत देखो। यहाँ मैटी बोलता है कि क्योंकि आइरिस एक ड्रैगन है तो उसको मारने पर लगभग 80 सेंटीमीटर का मैजिस्टोन हमें मिल जाएगा। अब ये बात सुनकर आइरिस घबरा जाती है और ल्यूरी पूछती है कि क्या तुम मैजिस्टोन के लिए आइरिस को मार दोगे? मैटी बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इतना बड़ा मैजिस्टोन पाने के लिए हम एक मॉन्स्टर को समन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मा कुछ डॉग मॉन्स्टर्स को मारती है। वहाँ पर ल्यूरी भी उन्हें मार रही थी और मैटी ये सब बैठकर देख रहा था। बाकी सब तो मैटी को ठीक लग रहा था, लेकिन आइरिस तुम लोग देख ही सकते हो कि वो अपने मैजिक की तरह ही अपने वेपन को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर ये आइरिस के लिए एक टेस्ट है, लेकिन आइरिस गलती से अपनी तलवार को इस तरीके से स्विंग करती है कि वो तलवार उसके हाथ से छूटकर मैटी के पास आकर ही लगती है। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ये लोग काफी ज्यादा हांफने लगते हैं। ये लोग इस वक्त 17th फ्लोर पर हैं। और तभी यहाँ आइरिस इन दोनों को बताती है कि वो एक ऐसे पर्सन को जानती है जो 654th फ्लोर पर गया था। उसकी बात सुनकर एल्मा और ल्यूरी दोनों हैरान हो जाती हैं। और यहाँ पर आइरिस मैटी की बात कर रही थी उसकी पिछली जिंदगी में। अब इसके बाद ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग मॉन्स्टर को समन करने वाले थे। और वहाँ मैटी ल्यूरी से इस मैजिस्टोन के चारों ओर एक कास्टिंग सर्कल बनाने को बोलता है। एंड इसके बाद ल्यूरी उस मैजिस्टोन के चारों ओर एक सर्कल कास्ट करने लगती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। मैटी उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और इस वजह से ल्यूरी शर्मा जाती है। और क्योंकि ल्यूरी एक कास्टिंग सर्कल क्रिएट कर चुकी है तो मैटी उसकी तारीफ भी करता है। और तारीफ सुनने के बाद तो ल्यूरी और भी ज्यादा शर्मा जाती है। और उन दोनों को देखकर एल्मा बोलती है कि यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। आइरिस को कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसने अभी क्या कहा। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि वो अपने मैजिक से इस मैजिक स्टोन को इन्फ्यूज कर दे, लेकिन वो उससे ये भी बोलता है कि जरा स्लोली करना वरना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और इसके बाद आइरिस ऐसा करने की पूरी कोशिश करती है बस 1 सेकंड तक, और अगले ही पल में वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक पावर क्रिएट हो जाती है और उस मैजिक पावर की फोर्स बहुत ज्यादा थी। और इससे पहले कि मैटी आइरिस को रोक पाता बहुत देर हो चुकी थी। वो शायद से एक ऐसा मॉन्स्टर समन कर चुके हैं जिसे ये फ्लोर हैंडल नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद वो फ्लोर टूटने लगता है और वहाँ से भागते हुए मैटी आइरिस से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि अपने मैजिक का इस्तेमाल धीरे से करना। आइरिस बोलती है कि मैंने धीरे से ही किया था, जिस पर मैटी बोलता है कि तुम इसे स्लोली इन्फ्यूज करना कैसे बोल सकती हो, हाँ? तभी आइरिस बोलती है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जिसने कहा था कि मैं जरा अपने कास्टिंग को एक छोटा सा टेस्ट दे दूं, और इसके बाद उसने 3 माउंटेन्स उड़ा दिए। उसकी बात सुनकर मैटी बोलता है, 1 मिनट, तुम मेरी बात कर रही हो है ना? आइरिस बोलती है कि हाँ, आपकी पिछली जिंदगी में एज गायोस। एंड इसके बाद उनके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, और वो होता है एक ड्रैगन। उसे देखकर मैटी बोलता है कि ये हमें एक 60 सेंटीमीटर का मैजिस्टोन आसानी से दे देगा। और इसके बाद मैटी आइरिस से उस पर हमला करने को बोलता है। आइरिस जब उस पर हमला करने के लिए जाती है तो वो ड्रैगन आइरिस को अपने एक ही हाथ से दूर उड़ा देता है। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि तुम इससे बात करोगी, और इसके बाद वो उसे एक आइडिया देता है और ना चाहते हुए भी आइरिस उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद आइरिस चिल्लाकर बोलती है कि क्या बे छिपकली, जल्दी मर क्यों नहीं जाता? उसकी बात सुनकर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आइरिस पर हमला कर देता है। अब उस ड्रैगन को गुस्से में देखकर एल्मा पूछती है कि आखिर इसने उस ड्रैगन से क्या कहा जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में आ गया। मैटी बताता है कि उसने उसे एक छिपकली कहा। अब इसके बाद हम आइरिस को देखते हैं जो उस ड्रैगन से बचकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही थी। और अब मैटी ल्यूरी से उसका काम करने को बोलता है। यहाँ ल्यूरी एक एरो को एन्चेंट करके एल्मा को दे देती है और एल्मा उस एरो को उस ड्रैगन की ओर शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रैगन लगातार आइरिस पर हमला किए जा रहा था और यहाँ एल्मा बोलती है कि उससे तो एक खरोच भी नहीं आई। मैटी बोलता है कि उस पर लगातार हमले करते रहो। और वहीं पर मैटी बहुत सारे कास्टिंग सर्कल्स को सेटअप कर रहा था। एल्मा लगातार उस ड्रैगन पर हमले किए जा रही थी, लेकिन तभी वो ड्रैगन उन्हें नोटिस कर लेता है और इस वजह से ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी मैटी आइरिस से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने को बोलता है। अगले ही पल में आइरिस उछलकर उस ड्रैगन में एक पंच मारती है, जिस वजह से वो ड्रैगन धराशायी हो जाता है। और वहाँ पर आइरिस को इस तरीके से देखकर ल्यूरी और एल्मा दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होती हैं। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है, तो तभी आइरिस उस ड्रैगन के ऊपर जाकर उसके फिश पर एक और पंच मार देती है। और वहाँ पर मैटी ल्यूरी और एल्मा से बोलता है कि वो दोनों भी लगातार उस ड्रैगन पर हमला करती रहें।
और वहीं जो ड्रैगन होता है वो आइरिस पर एक हमला करने वाला था। सो आइरिस कुछ इस प्रकार उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिस पर मैटी बोलता है कि जब तुम पर कोई ऊपर से हमला करता है तो तुम्हें उसके हमलों से बचना चाहिए। और तभी वो ड्रैगन आइरिस के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से आइरिस जमीन में धंस जाती है। लेकिन इसके बाद वो जमीन के अंदर से बाहर भी निकल आती है और वहाँ पर वो बोलती है कि ये बात तो काफी अजीब है कि इसने अभी तक अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल नहीं किया। सो मैटी बताता है कि वो अपने मैजिक से उसे रोक रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एल्मा और ल्यूरी लगातार उस ड्रैगन पर हमला किए जा रहे थे। और यहाँ मैटी हमें बताता है कि डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तीर मारकर नहीं हराया जा सकता। और जिन टॉक्सिन्स का इस्तेमाल मैंने डीमंस के खिलाफ किया था उनका ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। मैं आइरिस से बोल सकता हूँ कि वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आके इस ड्रैगन से फाइट करे, लेकिन शायद से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ना कर पाए और ये पूरा एरिया ही उड़ा दे। और आखिर में इसको हराने का सिर्फ यही तरीका बचता है। और इसके बाद मैटी बोलता है कि वक्त आ गया है, तुम दोनों जल्दी से उससे दूर हो जाओ। और इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये ड्रैगन अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करे। अब मैटी की बात सुनकर आइरिस उस ड्रैगन से बोलती है कि तुम तो बड़े ही टुच्चे निकले, तुम तो ड्रैगन ब्रीथ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम सच में एक छिपकली हो। उसकी बात सुनकर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी मैटी इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ तो करने लगता है और वो हमें बताता है कि ये तरीका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें ड्रैगन ब्रीथ की जरूरत है। इसकी मदद से ड्रैगन अपने ही द्वारा कास्ट किए गए स्पेल से मारा जाता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन तभी मैटी ये नोटिस करता है कि आइरिस उसी गड्ढे में गिर जाती है जो उसी की वजह से बना था। और ये देखकर मैटी बोलता है कि एक नंबर की बेवकूफ। और अब इसके बाद मैटी आइरिस की ओर जाते हुए सोचता है कि भले से ही आइरिस कितनी ही टफ क्यों ना हो, अगर ये अटैक उस पर डायरेक्टली लगता है तो इससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इसके बाद मैटी आइरिस के पास आकर उस पर एक बैरियर लगा देता है और वहाँ पर वो ड्रैगन अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल कर चुका था। और वो जो हमला होता है वो उसके आसपास की हर एक चीज को तबाह कर देता है। अब ये धमाका थमने के बाद एल्मा और ल्यूरी उस पत्थर के पीछे से बाहर निकलती हैं जहाँ पर वो छुपी हुई थी, लेकिन उन्हें उस धमाके वाली जगह पर कोई भी और दिखाई नहीं दे रहा था। सो तभी अचानक मैटी उनके पीछे से प्रकट होता है। सो ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। सो मैटी बोलता है कि हाँ, एक इंसान बस ऐसे हमले से 100 मीटर दूर जाकर ही बच सकता है। उसकी बात सुनकर ये दोनों सोचती हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ आइरिस उस ड्रैगन का मैजिक स्टोन लेकर आ जाती है और वो भी बिल्कुल सही सलामत होती है। और वहाँ मैटी सोचता है कि इसने टेस्ट पास कर लिया। अब इसके बाद मैटी आइरिस से पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन करेगी। और मैटी के आइडिया से एल्मा और ल्यूरी दोनों ही काफी खुश होती हैं। और इसके बाद आइरिस भी मैटी की पार्टी की एक मेंबर बन जाती है। एंड इसके बाद मैटी बोलता है कि बस अब हमें एक और काम करना है। अब हमें सेकंड एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैटी अपनी पार्टी, तो आइरिस वहाँ पर उछल जाती है, लेकिन तभी आइरिस के सिर पर से वो मॉन्स्टर नीचे गिरता है और जो एल्मा का तीर होता है वो घूम कर आता है और उस मॉन्स्टर को लग जाता है। सो मैटी बोलता है कि आइरिस, तुम्हें अपने सिर पर मौजूद उस शेल को प्रोटेक्ट करना है। अब इसके बाद आइरिस मैटी की बात मानकर फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और जो एल्मा का तीर होता है वो सीधा उस शेल में जाकर लगता है। और इसके बाद आइरिस बोलती है कि सच में इंसानी शरीर कितना ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट कर देती है और वहीं पर ल्यूरी आकर मैटी से पूछती है कि वो क्या करे। मैटी बोलता है कि तुम कुछ नए इक्विपमेंट बनाओ जिससे तुम्हारा एन्चेंटमेंट में लेवल अप होगा, क्योंकि अब तुम्हें मेरे लिए हथियार बनाने होंगे। उसकी बात सुनकर ल्यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं अपना 100% दूंगी। उसकी बात सुनकर मैटी बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक तलवार बनाना। अब इसके बाद हम कुछ आइटम्स को देखते हैं और यहाँ पर ल्यूरी को इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके मैटी के लिए तलवार बनानी है। और इसके बाद मैटी ल्यूरी को बताने लगता है कि उसे किन चीजों के बारे में सोचना है। ये जो लिस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होती है, इस वजह से ल्यूरी का भी दिमाग खराब होने लगता है। एंड इसके बाद ल्यूरी बोलती है कि वो इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर पाएगी। मैटी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इसी वजह से हम उन्हें लेयर्स देंगे। अब इसके बाद मैटी समझाता है कि ब्लेड को 5 भागों में बांट दो। तुम ड्रैगन के नाखून को तलवार के बीच में लगाना और बाकी की बची हुई साइड्स हैं उन पर मिथ्रिल प्लेट्स लगाना। अब इसके बाद तुम्हें इमेजिन करना है कि तुमने चारों स्पेल्स को हर एक पार्ट में लगाया है और आखिर में उन्हें एक साथ मिला दो। अब वहाँ पर मैटी का आइडिया ल्यूरी को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है और उसके बाद वो वैसा ही करने लगती है। यहाँ पर मैटी भी उसे सब कुछ सिखा रहा था और आखिर में ल्यूरी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। अब ये देखकर मैटी बोलता है कि चलो अब तुम्हारे लिए एक तलवार बनाई जाए।
वहीं दूसरी तरफ आइरिस एल्मा के तीर से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ एल्मा बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगी, जिस पर आइरिस बोलती है कि अगली बार तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगी। तभी मैटी आइरिस से बोलता है कि यहाँ पर आओ, ल्यूरी ने कुछ नए हथियार बनाए हैं। अब इसके बाद हम ल्यूरी को देखते हैं जिसके हाथ में एक तलवार होती है और वो उसके सामने पड़े हुए बड़े से पत्थर पर 2 स्लैश करती है और इसके बाद उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ल्यूरी खुद ही हैरान हो जाती है। अगली बारी आती है एल्मा की और वो वहाँ पर अपने धनुष बाण का प्रयोग करके एक बड़े से पत्थर को उड़ा देती है। इनके जो हथियार हैं वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब आखिर में बारी आती है आइरिस की और यहाँ आइरिस को मिला है एक स्पीयर। और इसके बाद जब आइरिस एक बड़े से पत्थर को अपने भाले की मदद से उड़ाने के लिए जाती है तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि पत्थर तो मानो अचानक से ही गायब हो गया हो। और यह देखकर एल्मा और ल्यूरी के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं और इस वजह से आइरिस भी काफी खुश होती है। और यहाँ मैटी बोलता है कि तलवार तुम्हारे लिए इतनी सूटेबल नहीं है, तुम एक स्पीयर का इस्तेमाल करके अच्छे खासे अटैक कर सकती हो और इसका यूज करना तुम्हारे लिए काफी आसान भी होगा। एंड इसके बाद वो सभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ मैटी अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि चलो मेरे खिलाफ तुम तीनों। अब इसके बाद ये सभी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और आखिर में मैटी हमें बताता है मेरी पार्टी में एक नया मेंबर ज्वाइन हो चुका है, आइरिस। और वर्ल्ड लेस कास्टिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और जब हम इस किंगडम में एक बैरियर लगाकर उन डीमंस को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद मुझे यहाँ पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छे से चलता रहा तो मैं जल्द ही ये स्कूल छोड़कर चला जाऊंगा। और उसकी ये बात ल्यूरी सुन लेती है और आखिर में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं और वहाँ पर हमें एक और खतरनाक डीमन की एक आंख दिखाई देती है। अब इसके बाद सीन बदलता है और सेकंड एकेडमी में एडवर्ड पूरे रॉयल कैपिटल को बैरियर के द्वारा कवर करने के बारे में बोल रहा था। और इसके बाद एडवर्ड बोलता है कि रॉयल कैपिटल को मॉन्स्टर्स एंड डीमंस के हमले से सिर्फ हम वर्ल्ड लेस कास्टर्स बचा सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से डीमंस की एक्टिविटी को नोटिस नहीं कर पाते। वो जरूर से एक डीमोनिक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल होगा जिसे मैगी रोड बोलते हैं और ये काम करने में मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से क्या तुम दोनों से संभाल लोगी प्लीज। अब इसके बाद हम ल्यूरी और एल्मा को देखते हैं जो एक और लड़की के साथ कहीं जा रही थी और यहाँ पर वो दोनों ही मैटी पर भरोसा करके फाइट करने के लिए जाने वाली हैं। अब इसके बाद उन्हें उनके सामने एक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल दिखता है और वहाँ मैटी ने उन्हें बताया था कि जब मैजिक पावर स्वेलिंग होने लगे तो समझ जाना कि डीमंस आ रहे हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद हम ल्यूरी के हाथ में कोई स्टोन जैसी चीज देखते हैं और मैटी ने उनसे कहा था कि डीमंस के खिलाफ स्पेशल मेटल वाले एरोस का इस्तेमाल करना और तुम्हें किस टाइप के स्पेल्स उसमें डालने हैं ये तुम खुद से ही डिसाइड कर लेना। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। सो मैटी आगे बोलता है कि लड़ाई के टाइम पर सिचुएशन को अच्छे से समझना और उसी के अनुसार प्लान बनाना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई हैं वो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। अब इसके बाद प्रेजेंट में ल्यूरी कास्टिंग सर्कल बनाना फिनिश कर लेती है एंड वहाँ पर एल्मा के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एरो तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पर जो लड़की उनके साथ आई हुई थी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर इन लड़कियों में इतनी ज्यादा काबिलियत कैसे है और इस लड़की ने तो अपना ही कास्टिंग सर्कल बना लिया। मैथियस की टीम बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। लेकिन तभी अचानक जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेल होता है वो बड़ा होने लगता है जो देखकर ये समझ जाती हैं कि अब उसमें से डीमन आने वाले हैं। सो तभी एल्मा वहाँ पर अपने एक एरो को शूट करती है और वो एरो एक डीमन में लगता है और इस वजह से वो डीमन नीचे गिरकर मारा जाता है। एंड इसके बाद एक और डीमन निकलता है, एल्मा उस पर भी अपने एरो से शूट करती है लेकिन इस वाले डीमन को वो एरो ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता और इसके बाद ये डीमन एल्मा की ओर हमला करने के लिए चला जाता है। सो तभी ल्यूरी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस डीमन के 2 टुकड़े कर देती है एंड इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेल मैगी रोड होता है वो गायब हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती हैं कि इन दोनों ने अकेले ही डीमंस को हरा दिया। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है। वो दोनों कैपिटल में से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्ज सेंस करती हैं एंड इसके बाद वो दोनों वापस जाने लगती हैं। अब इसके बाद वो दोनों पहुंच जाती हैं मैटी के पास और वो मैटी को उस मैजिक सर्च के बारे में बताती हैं जो उन्होंने कैपिटल में सेंस किया था। सो मैटी उनसे बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम पहले से ही कर लिया है। जिस पर एल्मा पूछती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सो अब मैटी बताता है वहाँ पर स्पेल के लिए सैक्रिफाइस किया होगा। सो अब ल्यूरी पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो मैटी बताता है कि डीमंस जरूर से सेकंड एकेडमी के ऊपर अपीयर होंगे। इस बैरियर को बनाने में अभी कुछ और वक्त लगेगा, तब तक तुम दोनों को ये संभालना होगा। अब मैटी की बात सुनकर ल्यूरी और एल्मा वहाँ से चली जाती हैं। अब उनको इस तरीके से जाते हुए देख मैटी सोचता है कि इनका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ चुका है
अब ये पहले से ज्यादा बहादुर हो गई हैं। एंड तभी वहाँ पर आइरिस मिथ्रिल के 40 बॉक्स लेकर आ जाती है। अब सेकंड एकेडमी में एल्मा और ल्यूरी हेडमास्टर एडवर्ड के पास आती हैं और वहाँ हेडमास्टर इन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मैथियस तुम दोनों के लिए ये मैजिस्टोन्स छोड़ कर गया था और यहाँ पर मैटी इतने सारे मैजिस्टोन इसीलिए रख कर गया है क्योंकि ल्यूरी ज्यादा से ज्यादा कास्टिंग सर्कल्स क्रिएट कर पाए। लेकिन तभी एक लड़की आकर बताती है कि हमारी एकेडमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैजिक डिटेक्ट हुआ है और तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान में एक क्रैक अपीयर होता है और उस क्रैक में से एक डीमन निकलता है। उसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें देखकर ये डीमन बोलता है कि तुम बेवकूफ इंसान यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो, आज मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। एंड इसके बाद वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करके उनके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस डीमन को लगता है कि इस धमाके में वो सारे स्टूडेंट्स मारे गए होंगे, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैथियस ने वहाँ पर एक डिफेंस स्पेल लगा दिया था। और तभी हेडमास्टर दो स्टूडेंट्स को उस पर हमला करने को बोलते हैं, लेकिन उन दोनों स्टूडेंट्स के अटैक उस डीमन तक पहुंच ही नहीं पाते और इसी वजह से एल्मा उस डीमन पर अपने एरो से हमला करती है, लेकिन वो डीमन उसके एरो को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अब ये देखकर एल्मा ल्यूरी से पूछती है कि तुम्हारी एन्चेंटमेंट कैसी हो रही है और इसके बाद हम ल्यूरी को देखते हैं जो इस कास्टिंग सर्कल को बनाते टाइम काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसे वो कास्टिंग सर्कल बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। उसकी बात सुनकर एल्मा बोलती है कि ठीक है, तब तक हम इस डीमन को रोकने की कोशिश करेंगे। सो तभी ये डीमन एक बहुत बड़ा स्पेल कास्ट करके बोलता है कि तुम सभी मुझे कब तक रोक पाओगे। हाँ, सो तभी बाकी के जो सभी लोग होते हैं वो भी इस डीमन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर डीमन बोलता है कि भले से ही तुम सभी वर्डलेस कास्टिंग सीख गए हो, लेकिन हमारे बीच जो पावर का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। और इसके बाद वो डीमन उन सभी पर अटैक कर देता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर एक बैरियर बना लेते हैं उस हमले को रोकने के लिए, लेकिन वो लोग उस हमले को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और वहीं हम ल्यूरी को देखते हैं जो बार बार अपनी कास्टिंग सर्कल को बनाने में फेल हो रही थी और अब उसके पास बस एक लास्ट पीस बचता है। और वहीं हेडमास्टर देखते हैं कि स्टूडेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और वहाँ पर ल्यूरी को भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर वो इस बार फेल हो जाती है तो वो सभी मारे जाएंगे। और अब ल्यूरी को अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। वो सोचती है कि पिछली बार तो उसके साथ मैटी था, इसी वजह से वो एन्चेंटमेंट में कंप्लीट हो पाई, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें इस अटैक को तब तक रोकना होगा जब तक ल्यूरी अपनी एन्चेंटमेंट को फिनिश नहीं कर लेती। और अब ये देखकर कि वो लोग ल्यूरी के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं, ल्यूरी फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब इसके बाद ल्यूरी एक और कास्टिंग सर्कल को क्रिएट करती है और इस बार वो अपनी एन्चेंटमेंट में कामयाब हो जाती है और वहाँ पर उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एरो क्रिएट कर लिया है। और अगले ही पल में एल्मा उस एरो को उस डीमन की ओर शूट कर देती है, लेकिन वो डीमन उस हमले को डॉच कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये हमला उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी जो एरो होता है वो अपनी डायरेक्शन को बदलकर इस डीमन की छाती के आर पार हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ इस डीमन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये डीमन नीचे गिर जाता है। और अब इसके बाद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने एक डीमन को हरा ही दिया। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि तुमने बेलियस को हरा दिया। और तभी वो सभी देखते हैं कि उनके सामने होता है एक और डीमन। अब इन स्टूडेंट्स के कुछ करने से पहले ही वो डीमन उन सभी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है जिसकी ताकत और माना पिछले वाले डीमंस के अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद अकेडमी में एक और धमाका होता है और इसके बाद ये डीमन बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि हम सभी के रेडी होने तक इंतजार कर ले, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं और इन्हें देखकर ल्यूरी की पूरी हिम्मत टूट जाती है कि वो इतने सारे डीमंस को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन जो एल्मा होती है वो वहाँ खड़ी होकर उन डीमंस का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। ल्यूरी उससे बोलती है कि हम इतने सारे डीमंस को नहीं हरा पाएंगे, जिस पर एल्मा बोलती है कि जब तक मैटी नहीं आता हमें इन सबको संभालना होगा। एंड इसके बाद एल्मा एक एरो शूट करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर ल्यूरी उस एरो को इंचेंट कर देती है और बोलती है कि हम मैटी को निराश नहीं करेंगे। अब इसके बाद एक डीमन बोलता है कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, कौन इनमें से ज्यादा को मार पाता है। लेकिन अगले ही पल में एक डीमन पर हमला हो जाता है और इसके बाद वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि वहाँ पर आ चुका था मैटी। वो इतने सारे डीमंस को देखकर बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा हैं। और मैटी का ऑरा देखकर वहाँ पर एक डीमन उससे पूछता है कि क्या तुम्ही ने एलियस को मारा था। और वहाँ पर मैटी को देखकर ल्यूरी और एल्मा दोनों काफी खुश हो जाती हैं। और वहाँ मैटी बोलता है कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो एक ही हमले में एक डीमन को बीच में से काट देता है। एंड इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि मैटी वहाँ पर एक साथ ना जाने कैसे कई सारे डीमंस को खत्म कर देता है।
अब मैटी की ताकत देखकर एक डीमन बोलता है कि भले से ही तुम एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान हो, लेकिन तुम एक डीमन को उसकी पूरी ताकत के साथ नहीं हरा पाओगे। एंड इसके बाद ये डीमन अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और तभी मैटी बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी बात सच है या नहीं। एंड इसके बाद वो सभी डीमन से एक साथ फाइट करने लगता है। जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैटी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। एंड इसके कुछ देर बाद ही मैटी सभी डीमंस को हरा देता है और इसके बाद मैटी बोलता है कि मेरी ये बॉडी अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन तभी एल्मा और ल्यूरी दोनों मैटी के ऊपर गिरी पड़ती हैं। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होती हैं इसी वजह से। अब इसके कुछ देर बाद एल्मा मैथियस से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने उन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया। जिस पर मैटी बोलता है कि हाँ, जो ल्यूरी ने ये तलवार बनाई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसके लिए थैंक्स ल्यूरी। एंड इसके बाद मैटी एल्मा को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि मैटी के यहाँ पहुँचने तक उसने उन डीमंस को संभाले रखा। एंड अब इसके बाद एल्मा पूछती है कि क्या तुमने बैरियर का काम खत्म कर लिया। मैटी बोलता है कि हाँ, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है जिसे आइरिस और बाकी के लोग संभाल लेंगे। अब इसके बाद मैटी, ल्यूरी और एल्मा वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी सब होते हैं और वो बैरियर का काम कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद जो मैटी होता है वो वहां पर एक आखिरी मैजिक स्टोन को ऐड कर देता है एंड उनका जो बैरियर है अब वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद उस जगह से काफी तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी किंगडम के चारों ओर फैलने लगती है। और दोस्तों, यही बैरियर है। जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देख रहे थे कि आखिर ये क्या है, और अब उनका पूरा का पूरा किंगडम एक बैरियर के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और अब ये देखकर ल्यूरी और एल्मा बोलते हैं कि उन्होंने कर दिखाया, काम पूरा हो गया। मैटी बोलता है कि नहीं, हम सेकंड एकेडमी के हेडमास्टर और बाकी के स्टूडेंट्स को बैरियर के बाहर देखते हैं। और यहाँ पर हेडमास्टर बोलते हैं कि बैरियर से हमारा किंगडम तो सेफ रहेगा लेकिन आसपास के टाउन्स नहीं, इसी वजह से हमें उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उनकी ओर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे थे। एंड उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के लिए मैथियस ने एक जाल भी बिछाया हुआ था जिसके ऊपर पैर रखने पर वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। और ये सब होते हुए मैथियस एंड उसकी पार्टी एक जगह से देख रहे थे। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और खतरनाक धमाके हो रहे थे। और ये सब देखकर मैटी बोलता है कि कुछ ही महीनों में सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, वो इन कमजोर मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देंगे। तभी आइरिस बोलती है कि वहाँ पर कुछ ताकतवर मॉन्स्टर्स भी हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स इन स्टूडेंट्स के सामने खड़े हुए थे। अब इन्हें देखकर हेडमास्टर यहाँ से पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैटी आ जाता है और इसके बाद उसकी पार्टी भी। यहाँ मैटी बोलता है कि आइरिस तुम आगे जाओगी, और वहाँ पर मैटी आइरिस को पकड़कर एक मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है ताकि वो जल्दी उसे आगे पहुँचा पाए। और आइरिस के टकराने की वजह से ये मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। इसके बाद एल्मा भी अपने एरोस से कुछ मॉन्स्टर्स को मार देती है। अब इन्हें इस तरीके से फाइट करते हुए देख मैटी सोचता है कि अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा और मैं अब कुछ ज्यादा ताकतवर दुश्मनों पर फोकस कर सकता हूँ। और तभी अचानक मैटी एक अजीब सी ताकत देखता है जो काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींच रही थी। और उसे देखकर ल्यूरी और एल्मा भी परेशान हो जाती हैं। सो मैटी बताता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे वॉइड ईटर कहा जाता है। ये अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को खाकर बड़ा होता है, मैंने खुद इसे पहली बार देखा है। सो ल्यूरी बोलती है कि अभी ये छोटा है तो हम क्यों ना इसे अभी हरा दें। सो मैटी बोलता है कि नहीं, पहले इसे सारे मॉन्स्टर्स को एब्सॉर्ब कर लेने दो, इससे हमारा काफी वक्त बचेगा। और तभी आइरिस बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मैटी बोलता है कि ये इतना ताकतवर नहीं है कि तुम्हें एब्सॉर्ब कर पाए। इसके बाद मैटी ल्यूरी को एक चीज देते हुए बोलता है कि इस पैटर्न को एक मैजिक स्टोन पर बना दो और इसके बाद इसे वॉइड ईटर में फेंक देना। एंड इसके बाद मैटी बोलता है कि एब्जॉर्प्शन टाइप जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे हमें एक अच्छे मटेरियल्स नहीं मिलते, सो हम एक कास्टिंग सर्कल का इस्तेमाल करके इसके इवोल्यूशन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्राइव कर देंगे और इसके बाद हमें इससे कुछ अच्छे मटेरियल्स मिल सकते हैं। और तभी जो ल्यूरी होती है वो अपना काम समाप्त कर लेती है। एंड इसके बाद वो उस मैजिक स्टोन को उसी वॉइड ईटिंग देख रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्मा और ल्यूरी होती हैं वो मैटी के पीछे छिपी हुई थी क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। और यहाँ मैटी बोलता है कि अब इसकी मैजिकल पावर काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है तो अब हमें इससे काफी सारी चीजें मिल सकती हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वॉइड ईटर होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। और यहाँ मैटी बोलता है कि चलो इसे हराते हैं। एंड इसके बाद मैटी प्लान बताता है कि एल्मा और ल्यूरी इस पर एरोस से हमला करेंगी, आइरिस इसके पैरों पर निशाना लगाएगी। सो तभी ल्यूरी पूछती है कि मैटी क्या तुम इसे हरा पाओगे। मैटी बोलता है कि चिंता मत करो। इसके बाद मैटी उस वॉइड ईटर की ओर जाने लगता है और तभी आइरिस इसके पैर पर हमला कर देती है जिस वजह से इस वॉइड ईटर को काफी दर्द होता है। और वहीं मैटी अपने स्पेल का यूज करते हुए इसकी आंख पर हमला करता है अपनी स्वॉर्ड से। एंड इसके बाद मैटी एक स्टोन को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड को इंचेंट कर लेता है जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड में से पावर निकलने लगती है और
इसी के साथ मैटी उस वॉइड ईटर के दोनों पैरों पर हमला करता है एक साथ। लेकिन तभी मैटी नोटिस करता है कि ये अपने पैरों को रीजनरेट कर रहा है। अब ये देखकर मैटी अपनी स्वॉर्ड को फिर से इंचेंट कर लेता है एंड इसके बाद उसके मुंह पर हमला करता है। इसके बाद मैटी फिर से एक मैजिक स्टोन को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड को स्पेशल मैजिक इंचेंट करके इस वॉइड ईटर के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से उसे काफी डैमेज पहुंचता है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मैटी बहुत सारे मैजिकल सर्कल बना देता है एंड वहां पर उस वॉइड ईटर पर बहुत सारे हमले होने लगते हैं लगातार, और इसके बाद वो वॉइड ईटर नीचे गिर जाता है। और इसी टाइम पर मैटी अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन पर वार करता है। तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि कितना अच्छा सीन है। और यहाँ पर वॉइड ईटर मारा गया है। एंड अब इसके बाद वो बाकी सबसे बोलता है कि अब ये रीजनरेट नहीं करेगा, अब तुम इसके पास आ सकते हो। अब इसके बाद ये सभी लड़कियां मैटी के पास आ जाती हैं और यहाँ पर मैटी बोलता है कि एक बैरियर बनाना, उसके बाद डीमंस एंड मॉन्स्टर्स को मारना। इस वजह से मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ। और तभी आइरिस के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, उसे भूख लगी हुई है। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ एक नई सुबह होती है और हमारे सारे हीरोज इसी नए सवेरे को देख रहे थे। तभी मैटी कुछ सोचने लगता है। उसे इस तरीके से देखकर ल्यूरी पूछती है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है? मैटी बोलता है कि नहीं, इस क्रिएचर का जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा अजीब, मेरा मतलब ड्रैगन वेन के लिए एक काफी ज्यादा पोटेंशियली डेंजरस है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे कैपिटल के बाहर कुछ डुंजियंस को देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर ल्यूरी भी कुछ सोचने लगती है। और अब इसके बाद सीन बदलता है और हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और मैटी हेडमास्टर को बताता है कि वो ड्रैगन वेन में एक सर्वे करना चाहता है, इसी वजह से वो अकेडमी से जाना चाहता है। उसकी बात सुनकर हेडमास्टर बोलते हैं कि मुझे पता था ये दिन जल्द ही आएगा, और इसके अलावा अकेडमी में कुछ ऐसा है भी नहीं जो तुम सीख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेडमी से नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हें एक स्पेशल स्कॉलरशिप देकर अपनी अकेडमी में ही रखूंगा। अगर तुम हमारी इस अकेडमी में बने रहोगे तो हमारी ये अकेडमी लगातार तेजी से ग्रो करती रहेगी, और कभी अगर किसी दिन तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो ये मेरे और इस नेशन के लिए काफी ज्यादा आसान होगा कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए, क्योंकि तुम हमारे एक स्टूडेंट रहोगे। हेडमास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद मैटी बोलता है कि ये ऑफर इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद ल्यूरी उदास होकर पूछती है कि मैटी तुम सच में स्कूल छोड़कर जा रहे हो? तो तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि अगर तुम लोग भी मैटी के साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम सभी को भी स्कॉलरशिप दे सकता हूँ, और इसके लिए वो सभी आसानी से तैयार भी हो जाती हैं, और ये कुछ हैरान करने वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल मैटी इन सब लड़कियों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। और ये दोनों लड़कियां यहाँ पर बोलती हैं कि अगर वो दोनों मैटी के साथ एक जर्नी पर जाएंगी तो वो उससे काफी कुछ सीख सकती हैं। और हाँ, वहाँ पर आइरिस भी उनके साथ है और यहाँ पर मैटी भी खुश होता है। अब इसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हेडमास्टर और बाकी के स्टूडेंट्स मैटी और बाकी सबको अलविदा कहने के लिए आए हुए थे। और यहाँ हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम जब चाहो तब आ सकते हो, ओके? हमारी सेकंड एकेडमी हमेशा तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। ये सभी बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अब इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ से जाते हुए एल्मा बोलती है कि हमारा एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है, ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। और इसी के साथ इन सभी का एक नया सफर शुरू होता है। वैसे ये एपिसोड तो एंड हो गया, लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है मैटी और उसकी बाकी की टीम को आगे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। वैसे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इसी के साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दो ताकि वो भी इस अच्छी सीरीज का आनंद ले पाएं। वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।